हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड हेचन दिखाया जाता है जो जमीन की तरफ तो गिरा होता है, वैसे उसकी कबर दिखाई जाती है। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड हानशिंग दिखाई जाती है जो हमारे मेन लीड हेचन को मार रही होती है। हेचन उसे कह रहा होता है कि हानशिंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, बट हानशिंग उसकी एक भी नहीं सुनती बल्कि उसके हाथ से अपनी मैरिज रिंग भी उतार देती और अपनी वाली भी उसके ऊपर रख देती है और वैसे नाइफ का यूज करके उसे मार देती है। अब वैसे ही हमें 3 मंथ्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन लीड हमारा हेचन अपनी कंपनी में होता है क्योंकि वो हेशी ग्रुप का सीईओ होता है और उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स वापस भेजने को बोला था, क्या हम सारी की सारी फाइल्स मिस वाई को वापस भेज दें। अभी वो उसकी ये बात सुनकर अपने ऑफिस की तरफ अंदर आ रहा होता है तो उसको एक लड़की के बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है क्योंकि वो उसकी सेक्रेटरी होती है जो एक लड़की को आने से रोक रही होती है और कह रही होती है कि मिस आप इस टाइम पर अंदर नहीं जा सकते हो बिना अपॉइंटमेंट के। तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मिस्टर हेचन बिजी होंगे, बट वो उसकी भी एक बात नहीं सुनती और डायरेक्ट उसके ऑफिस में आ जाती है। अब ये देखकर सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद हेचन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो हेचन के पास आकर उसके सामने एक फाइल रखती है और कहती है कि मुझे ब्रेकअप के इतने पैसे चाहिए। अब उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि अच्छा, मैं भी कहूँ कि इतनी आसानी से ब्रेकअप कैसे हो सकता है, आखिर तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप का कंपनसेशन तो चाहिए ही होगा। अब वो फौरन से उसकी फाइल पर साइन कर देता है, पर वो भी ऐसे थोड़ी जाने वाली थी हेचन को किस करते हुए उसके एक हेयर को ले लेती है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए क्योंकि उसे ये शक होता है कि ये हेचन नहीं है बल्कि उसकी जगह पर कोई फेक हेचन है। अब ऐसे हेचन दिखाया जाता है जो घर पर आता है तो अपने अंकल से कहने लगता है कि अंकल आप इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़की भाग जाएगी। तो अंकल कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी तुम्हें लोगों की बातों को सुनना चाहिए, लोग जो भी ओपिनियन वगैरह देते और पहले तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं थे इसलिए तुम्हें और फॉर्मल बनना होगा। तो कहते हैं कि अंकल नो प्रॉब्लम। ये कहकर जैसे ही बाहर आता है तो सभी लोग जो भी एंगेजमेंट पार्टी के लिए आए हुए थे वो इसे देखकर इकट्ठे होने लगते हैं क्योंकि जिन लोगों की एंगेजमेंट हो रही थी वो भी उसी तरफ जा रहे होते हैं और अंकल सी हुई की एंगेजमेंट किसी और से नहीं हो रही होती बल्कि हानशिंग से ही हो रही होती है। और वो जब हानशिंग के बिल्कुल साइड में खड़ी होती है तो हानजन बस उसे देखी जा रहा होता है और उसे दिखाने के लिए हेशिंग अच्छे से सी हुई के साथ डांस कर रही होती है, पर उसकी नजर सिर्फ हेचन पर ही अटकी हुई थी। अब जैसे इन दोनों का डांस कंप्लीट हो जाता है तो वो नीचे बैठकर इसको शादी के लिए भी प्रपोज करता है और ये भी शादी के लिए हाँ कर देती है। अब ये सब सेरेमनी वगैरह तो हो चुकी थी। इसके बाद जब हेचन ऊपर आकर बैठा होता तो वहीं से हानशिंग भी गुजरने लगती है तो उसे देखकर कहने लगता है कि क्या मैं सोही को बता दूं कि तुम मेरे कमरे में मुझे सीड्यूस करने के लिए भी आई थी। अभी उसकी ये बात सुनकर वो चुप ही होती है। वैसे पीछे से सी हुई भी आ जाता है जो आकर उसे कहने लगता है कि तुम इन शूज में कंफर्टेबल नहीं होगी और थक भी गई होगी। तो वो ये कहकर उसे शूज पहनाने लगता है, बट वो उसे कहते हैं कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ। ये सुनते ही वो वहाँ से हानशिंग को ले जाता है और भी गेस्ट वगैरह से मिलवाने के लिए। हानशिंग भी सब लोगों से मिल वगैरह रही होती है। वहीं पर एक पर्सन आता है जो आकर हेचन को देखकर उसके पास आ जाता और हेचन उसे नजरें भी नहीं मिला रहा होता। वो हेचन से कहने लगता है कि माय बॉय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब सभी लोग हो जाते हैं कि ये पर्सन कौन है, वो खुद ही बता देता है कि मैं इसका फादर हूँ। वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उन्हें तो इसकी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा होता तो वो भी मोबाइल से हेकन के साथ अपनी पिक दिखाने लगता है कि इसका नेम हेचन नहीं है बल्कि हेकन है। वो तो पिक देखकर कहने लगते हैं कि क्या ये हेचन का ट्विन ब्रदर हेकन है। वो तो इसी डॉट में होते हैं, बट हेचन कहता है कि आप गलत पर्सन के पास आ गए हैं और ये सब कुछ खड़े होकर हानशिंग भी देख रही होती है और वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को निकाल दिया था, तब मैंने तुम दोनों को पाला, अगर मैं ना पालता तो तुम यहाँ तक ना पहुँचते और यहाँ पर पहुँचने के बाद तुम अपने बाप को भूल गए हो। तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। बंदा फादर को तो याद रखता है, बट वो इस बात को अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता तो ये कहने लगता है कि तुम्हारी गर्दन के साइड में एक वॉइल मार्क है, मैं देखता हूँ कि वो है या नहीं है। ये कहते ही वो जैसे ही उस मार्क को देखने लगता है तो सच में वहाँ पर कोई भी मार्क नहीं होता। ये देखकर तो वो पर्सन भी यकीन नहीं कर पा रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया, तो वो कहता है कि मैं अपने कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। तो कहता है कि ठीक है फिर मेरे पास एक और एविडेंस है। ये कहते हुए उसके मोबाइल निकालते हुए उसके सामने करता कहता है कि क्या तुम इसको अनलॉक करके देखना चाहोगे, ये तुम्हारा ही मोबाइल है, क्या तुम ऐसा रिस्क लेना चाहोगे। पर ये दोस्त से फेस ही दूसरी तरफ कर लेता, कहने लगता है कि मैं पागल कुत्तों के साथ बात नहीं करता। ये बात सुनते उसके फादर कहने लगता है मींस स्टेप फादर कहने लगते हैं कि तुमने मुझे क्या बोला। पर इतने टाइम में वहाँ पर सी हुई आ जाता है जो आकर उसे पकड़ लेता कहता है कि ये फैमिली का घर है, यहाँ पर इस तरह के कोई भी काम नहीं होंगे और तुम्हारे जैसा पर्सन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। ये कहते हुए उसे लेकर जा रहे होता है, बट वो जाते हुए भी हेकन हेकन कहकर बुला रहा होता है, बट किसी को भी जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता उसके बुलाने से। अब सी हुई जाते हुए कहता है कि आप लोग वापिस अपनी पार्टी कंटिन्यू करो। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है, बट अभी भी हानशिंग बस हेचन को ही देखी जा रही होती है। अब जब एंगेजमेंट पार्टी के एंड होने के बाद जब बाहर आ रही होती है तो कॉल पर भी किसी से बात कर रही होती है, पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें पता लगा कि उसकी बॉडी पर वॉयलिन वाला मार्क क्यों नहीं था। अभी यही बात करते हुए जैसे कार में आकर बैठती है तो देखती है कि उसकी कार में ऑलरेडी आकर हेचन बैठा हुआ है। देखकर पहले तो कॉल कट करती है और फिर हेचन उसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की काफी पड़ी हुई है ना। तो वह कहती है कि हाँ। तो वह कहने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम डांस काफी अच्छा कर लेती। तो वह कहती है कि मैं डांस से भी अच्छा कुछ और कर लेती हूँ। ये कहते हुए उसकी क्लोज हो रही होती है। अब क्लोज आते आते उसकी ग्लासेस को भी उतार कर फेंक देती है। तो ये भी उसे कहने लगता है कि जिस तरह तुम मेरे इतनी ज्यादा क्लोज है, अगर इस तरह से हाई ने देख लिया तो तुम्हें पता ना कि वो क्रेजी हो जाएगा। तो ये भी आगे से कहने लगती है कि उसका तो पता नहीं, पर यहाँ पर जो मेरे सामने है वो जरूर पागल हो रहा है। फिर उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कब पता चला कि कोई तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर
कर रहा है। तो वो कहता है कि उस दिन से पता लगा जिस दिन तुम मेरे बाल लेकर गई थी डीएनए टेस्ट के लिए, और उससे कहता है कि चलो ये तो बताओ कि डीएनए रिपोर्ट में क्या आया है। तो वो रिपोर्ट उसके सामने करती है जिस पर 100% डीएनए रिपोर्ट ठीक आई थी। तो वह कहता है कि फिर अब तुम्हें यकीन हो गया ना। तो वह कहती है कि मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो बाल तुम्हारा नहीं था बल्कि मेरा था, और डीएनए रिपोर्ट कैसे ठीक आ सकती है। उसकी इस बात ने तो इसकी भी आंखें खोल दी थी। उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि हो सकता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता सकती हूँ। तो वह कहता है कि डर किसको होगा, इतने से एविडेंस के साथ कुछ नहीं हो सकता। पर वो उसे पूछता है कि तुम यकीन क्यों नहीं है कि मैं हेचन हूँ, हेचन तो तुम्हारे सामने है ना। तो वो कहती है कि नहीं, तुम हेचन नहीं हो सकते। जिस टाइम पर तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था मैं उसी टाइम पर समझ गई थी। अब ऐसे वो सीन दिखाया जाता है जब ये भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में आते साथ ही हेचन के पास जाकर बैठ जाते हैं। उसे पूछे लगती है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम व्हीलचेयर पर क्यों हो। तो वो उसे अपनी टांग दिखाते हुए बताता है कि अब मैं व्हीलचेयर पर ही रहूंगा। तो ये उसे तसल्ली वगैरह देने लगती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जैसे उसके क्लोज होने लगते हैं तो वो उससे दूर हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे आज सब कुछ खत्म करता हूँ, मुझे तुमसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना। ये कहते हुए अपना नेकलेस भी उसे वापस दे देता है, जबकि उनकी 1 महीने बाद ही शादी होने वाली थी। बट यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो गया था। ये तो वहीं पर खड़े होकर रो रही होती है, जबकि वो वहाँ से चला जाता है। तो ये उसे बताते है कि हमेशा वो अपने हाथ में ब्रेसलेट पहन कर रखता था रेड कलर की, पर तुम्हारे हाथ में वो ब्रेसलेट नहीं थी। तो इसका मतलब तुम हेचन नहीं हो सकते। वो कभी भी अपनी ब्रेसलेट को किसी भी हाल में नहीं उतारता। तो वो उसकी इतनी सी बात से कहने लगता है कि बस ब्रेसलेट की वजह से तुमने ऐसा समझा। और मैं तुम्हें बताता चलूं, तुम रोम में मेरा वो स्कार देखने के लिए आई थी ना, पर मैं तुम्हें बता दूं कि स्कार हटाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये बात सुनते उसे तो गुस्सा आता और जल्दी से कार से बाहर निकलती और उसे भी कहती कि निकलो मेरी कार से बाहर। अब वो भी वहाँ से व्हीलचेयर पर बैठकर चला गया था। अब उसके जाने के बाद ये बस अपनी कार से बैठ के उसे देख रही होती है और वैसे ही दिखाया जाता है कि ये सीहुई के साथ बैठी होती है। सीहुई से बता रहा होता है कि हमें आउट ऑफ कंट्री जाकर अपना ब्राइडल ड्रेस देखना होगा, तुम जाकर ट्राई कर लेना। तो वो उसकी बात से कहती है कि सीहुई तुम्हें पता ना शिंगलान कंपनी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जो मेरी मॉम मुझ पर छोड़ कर गई है। उसकी आवाज सुनकर कहने लगता है कि तुम अभी भी नहीं भूली हो ना। ये कहते हुए वो हेचन की तरफ देख रहा होता है। तो वो भी हेचन की तरफ देखकर कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हमारा ब्रेकअप हो गया था तो मैं उससे रिलेटेड और उसे भी भूल चुकी हूँ और इस चीज को भी काफी टाइम हो चुका है। अब तो बस मैं तुम्हारे साथ ही लाइफ गुजारना चाहती हूँ और हैप्पी रहना चाहती हूँ। अब उसकी इस बात से सीहुई भी खुश हो जाता है। और इधर हेचन दिखाया जाता है जो एबर लगाकर इनकी सारी बातें सुन रहा होता है और फिर उतार कर साइड में रख देता है, जहाँ पर वो ये बात करने लगती है कि तुमने इस पर्सन को किस तरह बनाया और क्या कहकर उसे वहाँ से भेज दिया। तो वो याद करने लगता है कि मैंने उसको पैसों का लालच दिया, बट वो कहने लगता है कि नहीं मुझे मेरा अपना बेटा चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बट सीहुई उसे काफी मारता और फिर उसे पैसे देकर वहाँ से जाने को बोलता है कि तुम इस कंट्री से ही दूर चले जाओ। बट यहाँ पर हानशिंग को ये बताता है कि बस मैंने उसे पैसे दिए और वो बात मान गया। पर हानशिंग तो उसे ये भी पूछना चाह रही होती है कि अगर हीचन यहाँ पर है तो हीकन कहाँ पर है, तुमने उसको कहाँ पर एडमिट करवाया हुआ है। तो वो कहता है कि उसको जहाँ पर भी एडमिट करवाया हुआ वो बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये जाते हुए बस यही सोच रही होती है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि हीचन को इसने कहाँ पर रखा हुआ है। और इधर सीहुई दिखाया जाता है जो हीचन के पास आता है, उसके पास आकर बैठ गया था। तो वो टाइम दिखाया जाता है जब दोनों हॉस्पिटल में इसके सामने लेटे होते हैं। वहाँ पे पूछा जा रहा होता है कि इन दोनों के नेम क्या है और क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये दोनों को देखने लगता है, एक के हाथ में ब्रेसलेट होती है और दूसरे के हाथ में ब्रेसलेट नहीं होती। अब फाइल पर लिखने के बाद जब वो बाहर आता है तो अपनी लायर से कहता है कि अब तुम्हें ऐसा करना होगा कि सब चीजें जो भी है वो सब हेचन की है। तो वो उसे कहने लगती है कि अगर हेचन के नाम सब कुछ होगा तो हेचन को तो अभी होश ही नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे। तो वो कहता है कि कुछ नहीं होता, हेचन की जगह पर उसका फेक वाला तो है ना, हम फेक वाले का यूज करेंगे। ये सुनकर तो वो भी हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसने तो उस टाइम पर ही सोच लिया था कि वो हेचन को नहीं बल्कि हेकन को यूज करेगा, वो भी हेचन के नेम से। हानशिंग दिखाई जाती है जो घर पर आते हो तो अपनी स्टेप मॉम के साथ आकर लड़ने लग जाती है कि आपकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी हानशिंग बोल ही रही होती है टाइम उसके डैड पीछे से आकर उसकी स्टेप मॉम की साइड ले रहे होते और कहने लगते हैं कि तुम अपनी मॉम के साथ आकर किस तरह बात कर रही हो। तो स्टेप मॉम भी कहने लगती है कि ये हमेशा आकर मुझ पर चलाने लगते और कभी भी इसने मुझे मॉम नहीं बोला और ना ही कभी दिल से मुझे ये मॉम मानती है। फिर उसकी स्टेप मॉम कहने लगती है कि हमने तुम्हें अब्रॉड भेजा और अब्रॉड में जाकर तुम्हें वहाँ पर हेचन मिला और उसकी वजह से कंपनी का कुछ ना कुछ ठीक हुआ है, तो तुम्हें उसी से हेल्प लेनी चाहिए ना। अब उसकी ये बात सुनकर अपने डैड से कहने लगती है कि डैड के सच में आपने इसी वजह से मुझे अब्रॉड भेजा था और वो भी एक पैसा ना देकर, खाली हाथ मुझे आपने यहाँ से बाहर भेज दिया। तो उसके डैड भी कहने लगते हैं कि अब तुम ही फैमिली की मेंबर हो, आखिर तुम्हें वहाँ से कोई ना कोई तो फायदा हो सकता है ना। तो वह कहती है कि डैड ये फैमिली की होने से पहले मैं आपकी बेटी हूँ और मैं इसी फैमिली के नेम से अपनी कंपनी को ठीक करूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और इधर हेचन दिखाया जाता है जो अंकल के साथ चीजों को देख रहा होता है। उसके अंकल उससे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से ही किसी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। अब जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचते और उस पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो वो पर्सन अंकल को तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहा होता, बस उसे हीचन से बात करनी होती है और हीचन को ड्रिंक दिखाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम टेस्ट करके बताओगे कि ये कौन सी है और वो कौन सी है। ये कहते हुए उसे दोनों ग्लास देने लगता। अब हीचन भी ग्लासेस तो पकड़ लेता है बट उसे बिल्कुल भी अल्कोहल के टेस्ट का बताना नहीं आता होता और ना ही वो इस चीज में एक्सपर्ट होता है। बट जो रियल वाला हीचन था वो तो इस चीज में एक्सपर्ट था। अब अंकल भी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए। अब ये भी एक गिलास की ड्रिंक को पूरा का पूरा पी जाता और अंकल भी ये देखकर कहने लगते हैं कि इसे कोल्ड हुआ हुआ है और ये ठीक से टेस्ट का नहीं बता सकता, आप क्यों शर्मिंदा होना चाहते हैं। ये बात सुनते वो
फौरन से दोनों ग्लास उसे पकड़ लेता और कहता है कि मुझे पहले बता देना था। और भी वैसे ही अपने सिस्टर से बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आओ। अब ये बात सुनती अंकल सी हुई जल्दी से हैंडशेक करने लगते हैं कि हैप्पी कॉर्पोरेशन। वो भी उससे हैंडशेक अब की बार कर लेता है। अब वापिस आने के बाद ये जब बस ड्रिंक पिए जा रहा होता तो सी हुई उसके पास आता है तो वो उसे पूछने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हेचन अल्कोहल में एक्सपर्ट है। तो वो कहता है कि हाँ वो एक्सपर्ट पिया और वो ज्यादा ड्रिंक पी भी नहीं पाता और तुमने उसके सामने वो पूरी की पूरी ड्रिंक पी ली थी। तुम्हें खुद को उसके जैसा बनाना होगा और मैं नेक्स्ट वीक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, तब तुम्हें खुद ही केयरफुल रहना है। ये कहकर सी हुई वहाँ से चला जाता है। हांशिक दिखाई जाती है जो अपनी असिस्टेंट के साथ होती है और उसे बताने लगती है कि मैं पेंटिंग को लेने के लिए जा रही हूँ और मुझे उस पेंटिंग को लेकर रहना है। अब जैसे वो पेंटिंग बाय करने के लिए आती है तो वहाँ पर तो बोली चल रही होती है और उसका मुकाबला किसी और के साथ नहीं हो रहा होता बल्कि हेचन के साथ ही हो रहा होता है। और हेचन हर बार उसकी प्राइस से ज्यादा प्राइस बता रहा होता है जिसकी वजह से लास्ट में आकर उसी को वो पेंटिंग मिलती है। और ये भी लोगों के जाने के बाद भी अभी भी उसी जगह पर बैठी होती है। हेचन जब इसके पास आता तो वह हेचन को देखकर कहती है कि क्या तुम खुश हो? तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। ये कहने के बाद वो उसे फाइल देता है और वो फाइल किसी और की नहीं होती बल्कि इसी पेंटिंग की होती है। तो उसे कहता है कि ये मैं तुम्हें देता हूँ। तो उसे कहते हैं कि ऐसे तुम फ्री में तो नहीं देने वाले बल्कि तुम्हें मुझसे कुछ न कुछ तो चाहिए होगा। उसके इस पास स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम समझदार हो। ड्रामा की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारी फीमेल लीड मेल लीड को मारी होती है, बट ऐसा नहीं था। हमारी मेल लीड अंकल सी हुई को मारी होती है क्योंकि आखिर उसने गलत किया था ना, इसी वजह से वो उसके हाथ से मैरिज एंगेजमेंट जो रिंग होती है वो भी ले लेती है और अपनी वाली भी उसके ऊपर ही उतार कर रख देती है और उसे जान से ही शायद मार देती है। और ये चीज मैंने पहले गलत बोल दी थी, इसी वजह से मैं वापस से क्लियर कर रही हूँ। अब वापस से हम एपिसोड पर आ जाते हैं जहाँ पर हेकेन उसे पेंटिंग की फाइल दे रहा होता है और वो भी उसे पूछते है कि कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से तुम मुझे ये चीज दे रहे हो, वरना तुम फ्री में तो कुछ नहीं देने वाले। तो उसे कहने लगता है कि समझदार हो, हाँ मैं ये तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा बल्कि तुमने मुझे हेकेन से हेचन बनाना है और इस चीज में तुम मेरी हेल्प करोगी। अब उसकी बात सुनकर वो पहले तो थोड़ी शौक होती कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे ये हेल्प लेना चाहते? तो वो कहता है कि हाँ जाहिर सी बात है, मुझे अच्छे से हेचन जैसा बनना है तो तुम्हारी हेल्प लूंगा ना। बट वो उसकी फाइलों से वापस करते हुए कहती है कि मेरी कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बगैर भी अपना सब कुछ कर सकती हूँ। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है बट ये कहता है कि क्या तुम हेचन के बारे में जानना नहीं चाहती हो कि वो कहाँ पर एडमिट है? ये बात सुनते उसके पाँव वहीं पर रुके थे और हेकन की तरफ देखने लग जाती तो हेकन उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं होगा। अब ऐसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि ये उसकी कंपनी में पहुंच जाते हैं और कंपनी में सभी एम्प्लॉयज इसकी तरफ देख रहे होते हैं। जैसे रुकती है तो सभी अपना काम वापस से करने लगते हैं। अब ये हेकन के ही ऑफिस में जाते हैं और हेकन भी इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। उसे पता लग जाता है कि ये उसकी हेल्प करने के लिए मान गई है। अब वो जो गेम्स वगैरह खेल रहा था तो उसके हाथ से गेम्स लेकर उसे कहते हैं कि ये तुम्हें याद करना होगा। अब वो भी याद करने के लिए बैठ गया था। अब हेचन की तरह उसे सिखा रही होती है कि तुम्हें वाइन को कैसे टेस्ट करके बताना है कि ये कौन सी वाइन है, इसमें कैसा टेस्ट और क्या है। वो उसे अच्छे से समझाना चाह रही होती है बट फिर भी वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा होता और उसकी बातों से उसे देखकर उसे हेचन याद आ रहा होता है। और इसी सिखाने में दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते और वो थोड़ा बहुत सीख भी जाता है ड्रिंक को लेकर। अब ड्रिंक करने के बाद वो उसे कहते हैं कि हेचन कभी भी इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाता। तो वो उसे कहने लगता है कि वो ऐसा हो जाता है ड्रिंक करने के बाद क्योंकि वो भी काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था और ये भी ड्रंक हो चुकी थी। तो वो उसे कहती है कि चलो जाओ मेरे लिए पियानो प्ले करो। तो वो कहता है कि मुझे वायलिन आता है, पियानो नहीं आता। तो उसकी बात से कहती है कि अगर नहीं आता तो फिर तो तुम और भी अच्छा प्ले करोगे। अब उसकी बात से वो प्ले करने के लिए पहुंच जाता है। ये बहुत ही ज्यादा मजे से सुन रही होती है और फिर से उसे पूछती है कि हेचन के बारे में बताओ कि वो कहाँ है। अभी वो इस बात का कोई आंसर देता है इससे पहले उसे अंकल की कॉल आ जाती है। अंकल कहने लगते हैं कि तुम मेरे फियांसे के साथ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि अंकल आपकी फियांसी अभी भी मेरे पास ही है और वैसे भी मैं काम को लेकर उनसे बात कर रहा हूँ और तो कुछ नहीं है, अगर आप बात करना चाहते तो कर सकते हैं। ये कहते हुए वो अपना मोबाइल स्पीकर पर करके हांशी को पकड़ा देता है। अब वो भी स्पीकर पे उससे बात करने लगती है। वो कहता है कि तुम मुझसे भी तो आकर सारे काम को समझ सकती थी ना। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अपनी कंपनी को ऊपर लेकर जाना ना, तो कंपनी को पहले समझना भी तो होगा, इसलिए मैं यहाँ पर हेल्प लेने के लिए आ रही हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ तो तब तो मेरे पास ही आना करना। तो वो कह देती है कि चलो ठीक है। अब ऐसे कॉल कट हो जाती और हेचन जब घर पर होता है तो उसके पास अंकल आकर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को हाथ लगाने की, तुम उसके क्लोज भी कैसे हुए? ये कहते हुए धमकियां दे रहा होता है और उसे कहते हैं कि अपनी लिमिट को अगर तुमने क्रॉस किया तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें वहीं वापस भेज दूंगा जहाँ से तुम्हें लेकर आया हूँ। तुम्हें अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम क्या हो। तो वह कहता है कि हाँ मुझे पता है, आप जैसा बोलेंगे मुझे वैसा करना होगा। तो कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें इस बात का पता है। ये कहकर अंकल तो वहाँ से चला जाता और इसे पता लग जाता है कि इन सब के पीछे सी हुई ही है। और वैसे उसे यूएस के हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आ जाती क्योंकि हेचन ने बताया था कि वो इस कंट्री में नहीं है। तो उसे पता लग जाता है कि वो यूएस में, इसलिए वो यूएस में हॉस्पिटल्स में जब पता करवाती है तो उसी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि यहाँ पर वो दोनों एडमिट जरूर हुए थे पर यहाँ से ट्रांसफर कर लिया गया था और ट्रांसफर की जो भी फाइल्स वगैरह थी वो उनके गार्डियन ने ले ली थी। अब गार्डियन के नाम से उसे एक ही चीज याद आती है कि वो कोई और नहीं हो सकता बल्कि सी हुई है, इसलिए उसे ट्रांसफर की फाइल या पेपर ढूंढना होगा और उसे पता लग जाएगा कि हेचन इस टाइम पर कहाँ पर है। इसलिए वो सी हुई से मिलती और सी हुई जब उसको बाय डेट के लिए लेकर आया होता तो उसके फेस पर थप्पड़ के निशान को देख लेता है। ये देखकर फौरन से उसके पास जाता है, उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो उसे कहते हैं कि खैर छोड़ो इस चीज को, ये मेरे साथ होता रहता है, मेरी स्टेप मॉम ने मुझे मारा
है। ये बात सुनते वो तो उसको अपने साथ घर ले आया था और घर पर लेकर आने के बाद हेचन को आकर बताता है कि ये अब से हमारे साथ ही रहेगी। हेचन उसकी बात से कहता है कि अंकल क्या आपको इतनी जल्दी थी एंगेजमेंट से पहले उसको यहाँ पर ले आए। अंकल उसकी बात को इग्नोर करता है और फिर से उसके दर्द को लेकर फिक्र करने लगता है। तो वो उसे हाथ नहीं लगाने देती बल्कि कहती है कि मुझे इन थप्पड़ों की आदत हो चुकी है अपनी स्टेप मॉम से खाने की। अब हेचन तो वहाँ से जा चुका था और ये भी हानशी को रिलैक्स करने के लिए उसे हक करता है, पर हानशी को बिल्कुल भी उसका हक अच्छा नहीं लग रहा होता। वैसे ऊपर से हेचन कहता है कि मैंने सॉरी तो आप लोगों को डिस्टर्ब किया, पर मैं आर्ट को लेकर हानशी से बात करना चाहता हूँ क्योंकि कस्टमर ने स्पेशल बोला है कि हानशी का होना जरूरी है। पर आगे से अंकल सीहुई बोल देते हैं कि घर पर काम के बारे में बात अलाउ नहीं है, काम को लेकर तुम मुझसे कोई भी बात नहीं करोगे। ये कहकर वो उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है उसका रूम दिखाने के लिए और उसके रूम में उसे छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वो जाता तो ये मिरर के सामने खड़े होकर अपने फेक बनाए गए मार्क को टिश्यू से साफ करने लगती है क्योंकि उसका बस एक ही मतलब था यहाँ पर आना। आखिर अगर वो उसके घर पर ना आती तो उसे वो पेपर कैसे मिल सकते थे जिसके लिए वो ये सब ड्रामा कर रही है। अब ये सीहुई के कमरे में पहुंच जाती जहाँ पर ऑलरेडी वो लॉकर ओपन करके बैठा हुआ तो उसमें कुछ रख रहा होता है। अब ये देखकर वो पहले तो रुक जाती है पर वो फौरन से उस लॉकर को बंद करके इसके पास आ जाता है और ये उसे बताते है कि मैं तुम्हारे लिए बना कर लेकर आई हूँ। तो वो भी बड़े मजे से बैठकर खाने लगता है। तो वो उसे कहती है कि हमारी जब से एंगेजमेंट हुई है हमारी कोई भी साथ में पिक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें, जिस तरह लोग एक दूसरे को डेट करते हैं वैसे ही हम एक दूसरे को डेट करें, मेमोरीज बनाएं। और वो भी इस चीज को मान जाता है उसके साथ पिक भी बनवाने लगता है और जैसे वो पिक बनाकर उसे दूर होने लगती है तो ये तो उसको अपने क्लोज कर लेता है। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हुई थी और फिर कहने लगती है कि तुमने बोला था कि जब तक मैं नहीं मानूंगी तो तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना ये क्या टाइम हुआ और इस टाइम क्या होता है इसके बारे में तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। पर वो काफी ज्यादा डर रही होती है, इसी वजह से वो बोल देता है कि जाओ जाकर रेस्ट करो और यहाँ से मुझे ये पिक्स भेज देना। ये कहकर वो उसको अपने रूम से भेज देता है। ये ऊपर से जब नीचे आ रही होती है तो पहले से ही हेकन उसका वेट कर रहा होता है। ये भी हेकन को देखकर वहीं पर रुक जाती है तो वो उसे मेडिसिन देता है लगाने के लिए और ये भी उसे ट्यूब लेने के बाद वहाँ से चली जाती है। जैसे रूम में आती है तो फौरन से पिक में से उस लॉकर को स्कैन करती है और उसके बारे में डिटेल देखने लगती है जिससे उसे पता लगता है कि लॉकर का की जो मोबाइल पर आता है जो उसके साथ कनेक्ट होता है और आपके पास बस एक ही मिनट होता है उसको अनलॉक करने का। अब ये सब देखकर वो सोच तो लेती है कि उसने लॉकर को ओपन करना और रात में जब उसके रूम में जाती है तो देखती है कि सीहुई तो ऑलरेडी नहा रहा है। ये देखकर फौरन से पहले तो उसके बेड पर जो कपड़े पड़े होते हैं उन्हें देखकर उनमें से मोबाइल को निकालती है। अब उसे पता था कि इसके साथ यही मोबाइल कनेक्ट होगा और लॉकर के पास जाकर उस पर पिन मंगवा लेती है और लॉकर को भी उससे अनलॉक कर लेती है और जैसे लॉकर के अंदर चेक करने लगती है तो उसे वहाँ पर वो वाला पेपर नहीं मिलता जो हेचन के रिलेटेड होता है, बट वहाँ पर एक की जरूर होती है जिसे देखकर वो वापस से रख देती है और लॉकर को बंद करने के बाद उसका मोबाइल उसकी पॉकेट में डालकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सीहुई जब बाहर आता है तो उसके मोबाइल पर ऑलरेडी कॉल आ रही होती है तो वो कॉल अटेंड करके बात सुनने लगता है। अब वो सोच लेती है कि ऑफिस में ही कुछ होगा, ऑफिस में उसने ये फाइल रखी होगी, आखिर इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है। अब ये उसके ऑफिस में भी उसके साथ पहुंच जाती है जहाँ पर जाते साथ ही उसको सेम टू सेम वैसा लॉकर नजर आ जाता है जिसे देखकर अभी कुछ सोच ही रही होती है तो पीछे से आकर सीहुई उसे हक कर लेता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ है। तो वो उसे कहने लगती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मुझे अब अपने काम पर वापस जाना चाहिए। तो ये भी उसकी बात सुनकर उसे फॉरहेड पर किस करता है। यह सब दूर से हेचन भी देख रहा होता है और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब हानशिंग जो हेचन के साथ होते है काम के लिए, बट हेचन उससे जब बातें वगैरह पूछ रहा होता है वो तो बस गुमसुम सी होती है, अपने कुछ सोच रही होती है और जैसे हेचन उसको बात से अपनी तरफ बुलाता है तो वो फौरन से हर बात का तोते की तरह रटकर जवाब दे रही होती है। तो उसे कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो वह कहती है कि कुछ भी नहीं। तो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझ में हेचन नजर आता है जो तुम मुझ में खो जाती। तो वह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम 1% भी उससे नहीं मिलते हो। ये कहकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। जब बाहर जाती है तो एक पर्सन एक लड़की को सुना रहा होता है। ये देखकर वो उस लड़की की तरफ जा रही होती है और शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो कोई और नहीं होती बल्कि उसकी फ्रेंड होती है। अब वो दोनों ही बाहर ड्रिंक करने के लिए आ जाती हैं। अपनी स्कूल लाइफ को लेकर बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुमने तो सोचा था कि तुम टी शॉप ओपन करोगी, तुम्हारा तो ये ड्रीम था। तो वो उसे कहने लगती है कि हमेशा ड्रीम पूरे नहीं होते, इसी वजह से मेरा भी ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ। पर खैर तुम तो मेरी फैमिली में शादी कर रही हो ना, तुम तो जल्दी ही मिसेस सीहुई बनने वाली हो। उसकी इस बात को सुनकर चुप हो जाती है और फिर कहने लगती है कि चलो आज हम इतनी ड्रिंक करेंगे जब तक ड्रंक नहीं हो जाते। पर साथ में कुछ पूछने की भी कोशिश कर रही होती है कि कंपनी में क्या कोई इश्यू है जो तुम्हें डांट पड़ रही थी, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। कहती है कि छोड़ो इन बातों को, ये सब तो ऐसी कंपनीज में चलता रहता है। तो वो भी उसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करती। अब ड्रंक होकर जब ये घर पर वापस आती है तो पियानो के पास ही आ गई थी और उसके ऊपर ही चढ़कर बैठ जाती है। कभी खड़े होकर डांस करने लगती है और पियानो बजाने लगती है। जैसे उसकी इस पियानो से बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। अब इन सब चीजों को याद कर ही रही होती है। वैसे वहाँ पर हेचन आ जाता है। हेचन को देखकर वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता है एक मुझे बुरा ख्वाब आया था, उसमें तुमने मुझसे बोला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझे अभी तक किस क्यों नहीं किया? तुम्हें मुझे किस करना चाहिए। वो तो ये सब बातें करते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। उसकी पास बातों को सुन रहा होता है, पियानो प्ले कर रहा होता है और ये जब उससे प्यार मांग रही होती तो वो उसे कहता है कि तुम ड्रंक हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ, बट फिर भी वो उससे दूर जाने लगता है और ये उसे दूर जाते हुए तो देख रही होती है, बट वो भी उससे दूर नहीं जा पाता बल्कि व्हीलचेयर से खड़े होकर उसके पास भागते हुए आकर उसे किस कर लेता है। अब यहाँ से पता लगता
लगता है कि असल में उसकी टांगों को कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही वो व्हीलचेयर पर आया था। और हानशिंग भी उसे अच्छे से किस करने लगती है और किस करने के बाद उसे उठाकर उसके रूम की तरफ उसे छोड़ने के लिए लेकर जाने लगता है। अब ये जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो इसे ऐसा लग रहा होता है कि रात में कुछ तो हुआ था, बट ये सब उसे वहम ही लग रहा होता है। जब नीचे आती है तो सबसे पहली नजर उसकी हेचन पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो इधर उधर तो नहीं देखती, बट सी हुई उसे खुद ही बुला लेता है कि आकर नाश्ता कर लो। वो नाश्ता करने के लिए उसके साथ बैठ गई थी और हेचन जो एक गिलास पानी में हनी मिलाकर ले आया था। अब जब ये तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते तो सी उसे पूछे लगता है कि कल क्या तुम ड्रंक होकर वापस आई थी? तो वह कहती है कि हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी जो लॉयर है, तो मुझे काफी टाइम बाद मिली थी, तो उसी के साथ बातें करते हुए मैंने ड्रिंक कर लिया था और फिर मैं टैक्सी लेकर घर वापस आ गई थी। तो वह कहता है कि तुम सच में घर वापस आई थी? तो कहती है कि हाँ, मैं घर पर वापस आकर अपने रूम में जाकर सो गई थी। तो कहता है कि अच्छा, क्या सच में? उसे किसी बात का कोई शक हो रहा होता है, जैसे उसने कुछ देखा हो। तो उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम जब भी ड्रंक हो तो तुमने मुझे मैसेज करके बताना है। तो वह कहती है कि ठीक है, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार है ना, मेरी कॉल कभी भी आ सकती। तो वह कहता है कि हाँ जरूर, और फिर उसे चिक पर किस करने के बाद वहाँ से चला जाता है। ये सब हेचन भी देख रहा होता है, बर्दाश्त कर रहा था। अब वो भी उसके जाने के बाद अपना खाना खत्म करके वहाँ से जाने लगता है। अब उसके जाने के बाद ये सोचती है कि मुझे ऑफिस की डोर को ओपन करने के लिए इसके फिंगरप्रिंट की जरूरत है, इसलिए सी हुई के वो उनको उठाकर ले लेती है। और ये सब पीछे से हेचन भी देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ये किस वजह से यहाँ पर अंकल के पास आई हुई है। अब ये चुपके से एक पर्सन को दे देती है जिससे वो वापस लेने के लिए आई थी, और उसे पैसे दे देती है और अपनी चीजों से ले लेती है। ये काम करके जब वापस जा रही होती है तो कुछ ड्रंक लड़के इसकी तरफ आ जाते और इसे आकर बदतमीजी करने लगते और इसके साथ बुरा करने का सोच होते हैं। अब ये चिल्ला चिल्लाकर हेल्प कैरी होती है। वहीं पर इसकी हेल्प करने के लिए हेचन आ जाता है जो अपनी टांगों पर चढ़ रहा होता है। अब वो आकर उन लड़कों को वहाँ से मारकर भगा देता और इसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो तो इसे पूछ ही लेती है कि तुम कौन हो? तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझ में अभी भी हेचन को ढूंढ रही हो? ये बात सुनते उसे समझ आ जाता है कि ये हेकन है। हेचन भी उसे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे हेचन बनाना चाहते तो मैं तुम्हारे लिए एक दिन के लिए हेचन भी बन सकता हूँ। ये बात कहते हुए उसके क्लोज आ रहा होता है तो वो उसे अपने से दूर करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और तुम मुझे ये बताओ कि क्या अंकल को पता है कि तुम ये सब नाटक कर रहे हो, कि तुम चल नहीं सकते हो? तो वो इस बात से चुप हो जाता है। तो ये उसे कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बस उसके इशारों पर चलते हो, पर तुम तो अपना भी दिमाग चला रहे हो। मुझे तो लगा था कि बस तुम सी हुई की बातें मानते हो। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम क्या मुझे ऐसा बोलोगे जिससे तुम्हारी जान बचाई है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए आए हो। उसकी बात से ये साइड में जाने लगता है, बट जाते हुए कहता है कि तुम रात में तो ऐसी नहीं थी। ये कहकर वो तो चला जाता है, बट इसे रात की सारी बातें याद आने लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि रात में इन दोनों में कुछ हुआ था और जो कुछ उसे वहम लग रहा था वो सब रियल में था। अब ये तो थोड़ा शर्मा भी जाती है। वैसे दिखाया जाता है कि हेचन वापस जब घर पर आता है तो उसे हानशिंग की बात याद आती है, जिससे वो उसके वीडियो रिकॉर्डर को भी ढूंढ लेता है और उसके रूम में आ गया था। अब जैसे हानशिंग उसे देखती है तो देखकर कहने लगती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो वो उसे उसकी पिक और हेचन की पिक दिखाते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम हेचन के साथ जब भी होती तो खुश होती थी। मैं भी तो सेम टू सेम वैसा ही हूँ, तो मेरे साथ भी तो खुश हो सकती हो ना। उसकी बात से कहने लगती है कि मुझे रात का कुछ ज्यादा अच्छे से याद नहीं है, बट फिर भी अगर तुम उस चीज की रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हो तो बन सकते हो। तो वो उसकी बात से स्माइल करने लगता है। वैसे से हुए जो घर पर आता और हानशिंग को आवाज देते हुए आता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट केक तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम कहाँ पर हो? ये कहते हुए उसके रूम की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही उसके रूम का जाकर डोर नॉक करता तो ये सुनकर मुझसे कहती है कि तुमने यहाँ से जाना या नहीं जाना, या मैं तुम्हारी लेग को लेकर उसे बताऊं? तो वह कहता है कि अगर तुम उसे बताना चाहती तो बता दो, क्योंकि मैं भी ये तुम्हारी चीज उसे दिखा दूंगा। ये कहते हुए उसे डरा देता। अब वो भी सोच में डल जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। और सी हुई जैसे ही डोर ओपन करके अंदर आता है तो लाइट्स वगैरह ऑफ होती और ये भी बेड पर लेट कर सोई होती है। तो ये उसके पास आकर बैठ गया था। जैसे ही उसके पास आकर बैठता है तो वो भी आंखें खोलकर उसे पूछने लगती है कि तुम आ गए? तो वह कहता है कि तुम इतनी जल्दी यार सो गई? तो कहने लगती है कि मैं थोड़ी थक गई थी इसलिए बस सो गई। तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट केक तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और फिर उसके फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये फौरन से उठकर ब्लैंकेट को उठाती और हेचन से कहती है कि चलो अब निकलो यहाँ से। तो वो उठकर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि लगता है तुमने पार्टी बदल ली है, पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस तरह की चीजें घर पर मत लगाना। अंकल की नजरें बहुत तेज है, अगर उन्होंने ये चीज देख ली होती तो तुम्हारी शादी का जो भी प्लान है वो सब कैंसिल हो जाता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये वापिस से लेट जाती है और जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग नीचे आती है तो मेड को खाना लेकर जाते हुए देखकर पूछने लगती है कि क्या जाओ वापिस आ गया है? जाओ कोई और नहीं था बल्कि उसकी बिल्ली थी। तो मेड बताती है कि जी आज ही हॉस्पिटल से वापस आया है। तो वो पूछती है कि वो कहाँ पर है? तो वो बताती है कि जाओ बाहर है, आप उनसे जाकर मिल सकती। तो वो कहती है कि ठीक है, खाना मैं ही उसे दूंगी। ये कहकर जब खाना जाओ के लिए बाहर लेकर आती है तो जाओ को हेचन के हाथ में देखकर उसे याद आता है कि जाओ को रेस्क्यू किया गया था और ये हेचन के अलावा किसी के पास नहीं जाता। इसका मतलब क्या ये हेचन है जो हेकन बनकर यहाँ पर आया हुआ है? ये डाउट वो अपना क्लियर करना चाह रही होती है। उसको सारा टाइम याद आ रहा होता है जो हेकन के साथ उसने अब यहाँ पर गुजारा था। अब उसे तो यही फील हो रहा होता है कि ये हेचन है। तो वो उसके पास आकर पूछती है कि क्या जाओ ठीक है? तो वो फौरन से कहता है कि हाँ वो ठीक है। ये बात सुनते वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि इसका नेम जाओ है? इस बात से तो वो भी चुप हो जाता है और सोच रहा होता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, और वो भी इसके आंसर का वेट कर रही होती है। तो वो पिक दिखाते हुए कहने लगता है कि इस पिक के
पीछे साफ नजर आ रहा है कि इसका नेम जावा और फर्स्ट को इसकी बर्थडे होती है। ये कहने के बाद उस पिक को पानी में फेंक देता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं और इसकी बात से इसका दिल भी टूट जाता है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद वो कहने लगता है कि हाशिंग मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। अब हमें सारी रियल स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हेकन जो एक लड़की से थोड़ा बुली हो रहा होता है और वो लड़की उसे गिरा कर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद हेचन जैसे इसको देखता तो फौरन से इसके पास आता, बट हेकन जिसकी टांग का इशू होता है वो तो इसे बुला भी नहीं रहा होता और वहाँ से जाने लगता है। बट हेचन उसे रोकता और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो वह कहता है कि मैं तुम क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ, जब मामा ने शादी वापिस से की थी तो तुमने हम दोनों को छोड़ दिया था, उस टाइम पर क्या तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया। तो वह कहता है कि जब तुम्हारा फोन आता तो वह कहता है कि यही ना, सब कहते थे कि पैसे मांगने के लिए फोन आ गया है, पर मुझसे चार्ल्स कहता था कि पैसे मांगो, और जब चार्ल्स मुझे पियानो सिखा रहा था तब तुम कहाँ पर थे। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर हेचन को गिल्ट फील होता है। वह कहने लगता है कि अब की बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, जो बचपन में मैंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस मैं अब पूरा करूंगा और मैं तुम्हें घर अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। उसकी बात से वो रुक जाता है। फिर जब इसको अपनी कार से लेकर जा रहा होता है तो हेकन को न्यू ड्रेस भी लेकर देता है, जिसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता क्योंकि ये उसके स्टाइल की ड्रेसेस नहीं थे। पर हेचन तो स्माइल कर रहा होता है और उसे अपनी ब्रेसलेट देते हुए कहता है कि ये ग्रैंडपा ने मुझे दी थी और कहा था कि तुम इससे हिफाजत में रहोगे, तो मैं ये ब्रेसलेट तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये पहन कर रखता था ताकि ये मुझसे गुम ना जाए, पर अब ये तुम्हारी हुई। तो वो भी उसकी दी हुई ब्रेसलेट को पहन लेता है। तो उसे कहता है कि मैं घर पर जाकर सब लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा और तुम कंपनी में मेरे साथ काम करना, ठीक है ना। तो वो उसकी बात से कहता है कि तभी मैं कहूँ घर से मुझसे मिलने के लिए क्यों आया जा रहा है। तो वह कहता है कि क्यों, क्या मतलब, कौन तुमसे मिलने के लिए आया था। तो वो बताता है कि अंकल मुझसे मिलने के लिए आए थे। उसकी इस बात से तो वो उसे देखने लग जाता है और उसे पता ही नहीं लगता कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हेकन को भी चोटें आती है और हेचन को भी चोटें आ जाती हैं। दोनों को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहाँ पर अंकल भी होते हैं और वो कॉल पर किसी को बता रहे होते हैं कि हेचन को सबसे ज्यादा चोटें आई हैं क्योंकि उसके हाथ में ब्रेसलेट होता है और उसे यही पता होता है कि जिसके हाथ में ब्रेसलेट है वो हेचन है। बट उसे इस बात का नहीं पता होता है कि एक्सीडेंट से पहले ब्रेसलेट चेंज हो चुका है। हेचन की ब्रेसलेट हेकन के पास आ गई थी और वो गलती से हेचन को हेकन समझ रहा होता है और जिस पर्सन को कम चोटें आई थी वो असल में हेचन था। जैसे हेचन को होश आता है तो वो अपने हाथ को देखता है जिस हैंड के ऊपर उसका नेम हेकन लिखा होता है। अब ये देखकर अभी वो शौक होता है, इससे पहले उसे अंकल नजर आ जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। अंकल कहने लगते हैं कि हेकन तुम्हें होश आ गया, अब ये व्हील चेयर पर आ चुका था। अंकल फिर से इसके पास आता है, उसे आकर कहने लगते हैं कि एक्सीडेंट के बाद से तुम्हारी टांगों से बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा और तुम्हें हमेशा व्हील चेयर पर ही रहना होगा। अब ये अंकल की बात तो सुन लेता है और अंकल उसे कहते हैं कि मैंने कंपनी में बता दिया है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये उसे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है। तो अंकल उसके पास होकर कहते हैं कि इस बात को जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, और आज से तुम हेकन नहीं हो बल्कि हेचन हो। ये कहते हुए उसे ग्लासेस पहना देता है और उसके बाद से ही हेचन को हेचन ही अंकल ने बना दिया था और अंकल के बारे में उसे पता था कि अंकल कितने लालची हैं। हाशिंग दिखाई जाती है जो सेहुई के रूम में आते और उसके रूम में आकर उसके मोबाइल को पकड़ते और मोबाइल से लॉकर को अनलॉक करके उसमें से की को निकाल कर जैसे मोबाइल वापस रखने लगती है तो सेहुई उठ जाता और उठते साथ उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे मोबाइल के साथ क्या कर रही थी। वो तो बहुत परेशान से हो जाती है तो उसे पकड़ लेता और जानना चाह रहा होता है कि तुम क्या कर रही थी, पर ये कहने लगती है कि मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी, इसी वजह से तुम्हारा मोबाइल लिया और तुम मेरे पास भी नहीं आते हो, ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। उसके बाद से उसे बेड पर लिटा लेता और कहने लगता है कि अब तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। ये कहते हुए उसे जबरदस्ती किस कर रहा होता है और ये चीख रही चिल्ला रही होती है। वैसे ही बाहर से एक शोर की आवाज आती है तो दोनों ही उठकर बाहर देखने के लिए जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है और बाहर आने पर पता लगता है कि हेचन होता है जिसके पास एक गमला टूटा हुआ था। ये देख सेहुई पूछने लगता है कि ये तुमने क्या किया। तो वो बताता है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि बिल्ली ये तोड़ कर गई और देखो मुझे नाखून भी मारे हैं उसने। ये कहते हुए अपना बाजू दिखाने लगता है जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। अब ये देखकर सेहुई चुप कर जाता है और हाशिंग जो बहुत ही ज्यादा डरी होती है उसके पीछे खड़ी हुई थी तो उसे देखकर कहने लगता है कि अब तुम पी जाओ। ये कहते हुए इसके फॉरहेड पर किस देता, वो अभी भी उसे डरी होती है पर वो तो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद ये भी जब जाने लगती है तो देखती है कि कैट तो नीचे और हेचन को कुछ भी नहीं कहती बल्कि वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद हेचन जो वापस बॉल पेन को उसकी जगह पर रखता है क्योंकि बॉल पेन से ही उसने अपने आप को मारा था, किसी बिल्ली ने उसको नहीं मारा था, वो तो बस हाशिंग को बचाना चाहता था। और इधर हाशिंग दिखाई जाती है जो अब सेहुई के ऑफिस में पहुंच जाती है, उसके फिंगरप्रिंट का यूज करके उसके ऑफिस में आ जाती और आने के बाद की का यूज करके लॉकर को भी ओपन कर लेते हैं। वहाँ से उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स में एक चीज तो मिलती है जो अबंडेंट प्लेस की होती है। अब वो ये देखकर सोचने लगती है कि क्या यहाँ पर हेचन को रखा होगा, मुझे इस जगह को जाकर देखना चाहिए। इसलिए जैसे उस जगह पर पहुंचते और बिल्डिंग के अंदर जाकर ढूंढ रही होती है जहाँ पर हेचन को रखा होगा। वैसे दिखाया जाता है कि हेचन भी वहाँ पर आया हुआ था, वो भी टॉर्च का यूज करके रास्ता ढूंढ रहा होता है। वैसे सिक्योरिटी कैमरा से देख लेती है उसे और उसे देखकर फौरन से ढूंढने के लिए आ जाती है और उनकी आवाजों को सुनकर हाशिंग भी वहाँ से भागने लगते हैं पर हेचन उसे पकड़कर छुपा लेता है और वो सिक्योरिटी वालों से बच गई थी। अब हेचन उसे कहता है कि चुप रहो और उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर इतने टाइम में हाशिंग के मोबाइल पर कॉल आने लगती है और जैसे ही सिक्योरिटी वाले जो जा रहे होते हैं वो मोबाइल की आवाज सुनकर फौरन से वापस आने लगते हैं और उन दोनों के पीछे लग गए तो उन दोनों को रुकने का बोल रहे होते हैं पर वो दोनों तो बस भाग ही जा रहे होते हैं। और वैसे एक रूम भी दिखाया
जाते जहाँ पर हेचन को रखा हुआ था, बट दोनों उस जगह तक नहीं पहुँच पाते, बल्कि उस बिल्डिंग से उन्हें बाहर आना पड़ता है। और हानशिंग को अभी तक सी हुई की कॉल आ रही होती और सी हुई देख रहा होता है कि ये मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही। अब वो घर की मेड से पूछता है कि हानशिंग कहाँ पर है, तो मेड बताती है कि वो तो घर ही वापस नहीं आई है। ये बात सुनकर वो पूछता है कि हेचन कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि हेचन अपने रूम में होगा। अब ये दोनों के बारे में जानकर वापस अपने रूम में आकर बैठ जाता है और इधर दोनों जल्दी से घर की तरफ आ रहे होते हैं। और सी हुई को कॉल से पता लगता है कि बिल्डिंग में कोई 2 लोग आए थे, सस्पिशियस लोग थे। आपको मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी है, आप पहचान ले के कौन है, और रिकॉर्डिंग थोड़ी ठीक नहीं है तो शायद आप पहचान ना पाए। अब रिकॉर्डिंग देखने तो लगता है सच में रिकॉर्डिंग सही नहीं होती, पर भी उसे शक होता है कि ये हेचन तो नहीं है, क्योंकि ये उसे जाना पहचाना लग रहा था, इसीलिए वो हेचन को देखने के लिए जाने लगता है। पर वैसे ही हानशिंग पहुंच जाती है। अब उसे देखकर वो पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर रह गई थी, तो वो बताते हैं कि मैं स्पा ले रही थी और वहाँ पर मेरी आंख लग गई। तो उसे कहता है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई, तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं लगा, आंख लग गई थी ना, और अभी भी मैं काफी थक चुकी हूँ, तो मैं जाकर सोना चाहती हूँ। तो वो उसकी ये बात सुनकर आगे उसे कुछ कह ही नहीं पाता और ये भी उसके सामने से ऊपर जाने लगती है और जल्दी जल्दी उसे देखकर ऊपर जा रही होती, क्योंकि ऊपर जाकर उसने हेचन के आने के लिए रास्ता बनाना होता और फौरन से उसके लिए सीढ़ियाँ नीचे कर देती और वो भी सीढ़ियों के थ्रू ऊपर आ जाता है। और दोनों जैसे ही सीढ़ियों की तरफ जाने लगते हैं, वैसे ही मेड की आवाज सुनते हैं जो बता रही होती है कि आप ऊपर जाकर चेक कर ले। हेचन अक्सर वहाँ पर बैठ कर नहाता भी उसे वो जगह काफी अच्छी लगती है। अब वो ये बात सुनकर ऊपर की तरफ आ रहा होता। अब ये भी नहाने वाले एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर सी हुई भी आता है और इसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर, तो वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तो कहता है कि कुछ नहीं, बस परेशान हो गया था कि तुम कहाँ चले गए हो और क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं लंगड़ा तो हूँ, पहले भी तो अपने आप को इसी तरह संभालता आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर सी हुई वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद साथ वाले रूम से हानशिंग भी बाहर आकर इसके वाले एरिया में आ जाता है, उसके पास आकर बैठ गई थी। तो वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर रही हो। तो वह कहती है कि ट्रस्ट तो नहीं कर रही, तुमने मेरी जान बचाई है और इसे ये पता लगता है कि तुम सी हुई से काफी डिफरेंट हो, तो बस इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। तो वो उसे पूछते है कि तुमने ये नहीं बताया कि तुम उस जगह पर क्या करने के लिए गए थे और तुम्हें उस जगह का कैसे पता चला। तो बताता है कि मुझे बस ये पता चला था कि सी हुई की वो सीक्रेट प्लेस है, तो मैं चेक करने के लिए गया था कि वहाँ पर ऐसा क्या है। और फिर उसे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, तो वो पहले इसके हाथ को देखते और जैसे हैंडशेक करने लगते तो वो इसके हाथ पर मारता है और हैंडशेक नहीं करता। अब ये चीज देखकर उसे फिर से हेचन के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है कि किस तरह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो बस इसमें हेचन को ही ढूंढ रही होती है। अब वो इससे पहले ज्यादा खो जाती तो कहने लगती है कि मैं चलती हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कहने लगता है कि मुझे पता है कि हानशिंग तुम हेचन को ढूंढना चाहती हो और मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगा। हानशिंग की स्टेप मॉम और उसके डैड उससे पैसों का कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के लिए पैसे देने होंगे, वैशी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो तुम्हें वैशी के लिए थोड़े बहुत तो पैसे निकालने होंगे। तो वह कहती है कि क्यों, मैं क्यों दूं, आगे मैंने इतनी मुश्किल से कंपनी को संभाला हुआ है, किस तरह मैं उसको चला रही हूँ मुझे पता है। पर उसके डैड कहते हैं कि हम एक फैमिली की तरह, तो तुम्हें फैमिली का सोचना चाहिए ना। तो वो कहती है कि वो फैमिली जिसने कभी मेरा साथ नहीं दिया और आज मुझे आप फैमिली कह रहे हैं। अभी उनमें ये बात चली रही होती तो इतने टाइम में पीछे से हेचन भी आ जाता है, जो आकर बताने लगता है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हमने भी इन्वेस्ट किया था और वहाँ पर हमारा नुकसान हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि किसी और का नुकसान हो, बल्कि वो प्रोजेक्ट तो काफी टाइम से ही फेल हो चुका है, तो आप कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात करें। अब यहाँ पर तो स्टेप मॉम की पोल खुल चुकी थी, वैसे तो बस ये कहकर पैसे लेना चाहती थी और उसकी मॉम भी उसका साथ दे रही थी, पर जब अब यहाँ पर आज पता ही लग चुका था तो वो बिल्कुल चुप हो जाती और फिर वहाँ से चली भी जाती है। अब जैसे स्टेप मॉम जाती तो डैड थोड़ी ना रुकने वाले थे, वो भी पीछे पीछे वहाँ से चले जाते। उनके जाने के बाद हेचन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता तो वो भी हेचन को थैंक्स कहती है। अब दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तो हानशी के ऊपर भी स्नो गिरी होती है। ये देखकर पहले तो वो अपनी व्हीलचेयर से खड़ा होता और फिर स्नो को उसके ऊपर से उतारता और अपना कोट उतार के उसके ऊपर दे देता, कहता है कि सर्दी लग जाएगी तो हमें घर जाना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, अभी मैं थोड़ा और चलना चाहती हूँ। तो वो इसकी इस बात से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब ऐसे हानशिंग की स्टेप मॉम दिखाई जाती है, जो एक जगह पर जल्दी जल्दी मैसेज करके बता रही होती है कि शिग्नाल में एग्जीबिशन होने वाली है, वहाँ पर तुम्हें तमाशा खड़ा करना है। अब ऐसे एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एग्जीबिशन को देखने के लिए आए होते हैं। वहीं पर हेचन भी एग्जीबिशन देखने के लिए आया हुआ था। इसी तरह वहाँ पर कुछ मीडिया के वगैरह के लोग भी होते हैं और तमाशा लगाने वाले लोग भी वहीं पर आ जाते हैं, जो आकर हानशिंग का नेम लेकर कह रहे होते हैं कि यहाँ पर सभी चीजें फेक है, क्योंकि हमने एक चीज ली और वो काफी महंगी प्राइस में थी और जब बाहर हमने उसको सेल करने का सोचा तो वो बहुत ही ज्यादा सस्ती थी, ये फ्रॉड करती है। हानशिंग आगे आ जाती है और कहने लगती है कि मैं ही हानशिंग हूँ, बताए मैंने ऐसा कब किया। वो जब उसे ये बात पूछते तो वो आदमी उसे धक्का दे देता, जिसकी वजह से वो गिरती तो है पर उसके ऊपर एक स्टैचू भी गिरने वाला होता है। ये देखकर हेचन जल्दी से उसे बचाने के लिए अपनी व्हीलचेयर से उठ जाता है। अब हर जगह पर इस बात का पता लग जाता है कि हेचन रिकवर हो चुका है और इस न्यूज का पता अंकल को भी लगता है। जैसे अंकल को इस न्यूज का पता लगता है तो उसके लॉयर भी उसके सामने बैठकर उसे पूछने लगती है कि कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा था, इसकी रिकवरी कब हुई, क्या मैं इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेट करूं। अंकल सी हुई तो सोचने लग जाते हैं उसकी बातों को और उसके बिहेवियर को, पर उसको किसी भी बिहेवियर से ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो हेकन ना हो और हेचन हो, पर भी अपने लॉयर का मना कर देता है कि तुम्हें कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। अब हेचन जो हॉस्पिटल में होता है तो उसके पास ही हानशिंग भी
बैठी होती है हानशिंग उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो वह कहता है कि मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो। ये बात वो स्माइल करते हुए उससे पूछा होता है। तो वह कहती है कि नहीं, बस उसको थैंक यू कह देती है बचाने के लिए। तो वह कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, थैंक यू से तो काम नहीं चलेगा। तो वो उसे याद करवाती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और इस बार तुमने मेरी हेल्प कर दी, तो मतलब हिसाब बराबर हुआ। अभी उनकी ये बात हो रही होती है, वैसे वहाँ पर अंकल आ जाते हैं जिसे देखते ही हानशिंग अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उसे बोलने का मौका भी नहीं मिलता। अंकल खुद ही हेजन से बात करने लगते हैं कि तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, पर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो वो कहता है कि मैं फुल रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपको ये बात अभी नहीं बतानी चाहिए। अब डॉक्टर भी आकर चेकअप वगैरह करके बताता है कि आप बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी और रेस्ट की जरूरत है और भी अच्छे से ठीक हो जाएंगे। वैसे दिखाया जाता है कि अब की बार हेजन व्हीलचेयर पर नहीं होता बल्कि अपनी टांगों से ही चलकर आ रहा होता और अंकल के पास आकर बैठ गया था। और आज रिजॉर्ट वाले प्रोजेक्ट की मिड टर्म रिपोर्ट के लिए वो दोनों यहाँ पर आए हुए थे और अंकल बताने लगते हैं कि मिस्टर कांग के साथ आज तुम्हें हॉर्स राइडिंग भी करनी पड़ेगी। अब उनकी ये बात से वो बताने लगता है कि अंकल आप भूल गए कि मैं हेचन नहीं हूँ बल्कि हेकेन हूँ, मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आती, न इसके बारे में मुझे कुछ पता है, तो मैं हॉर्स राइडिंग कैसे कर सकता हूँ। पर अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें मिस्टर कांग को खुश करने के लिए ये करना होगा। तो कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ जब मुझे आता ही नहीं है, या तो आप मुझे कुछ मंथ का टाइम दे दे, मैं सीख लूंगा और बहुत जल्दी सीखूंगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम मिस्टर कांग के साथ हॉर्स राइडिंग कर पाऊँ। पर अंकल उसे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काम सा हॉर्स लेकर आऊंगा जिस पर तुम राइड करोगे, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तो वह कहते हैं कि चाहे हॉर्स जैसा भी हो पर मुझे राइडिंग जब आती नहीं है तो मैं कैसे उसको संभाल पाऊंगा। ये कोई याद करने वाला तो काम नहीं है जो मैं जल्दी से याद कर लूंगा, ये सीखने वाला काम है जो मैं जल्दी से सीख भी नहीं सकता हूँ। अंकल उसकी बात सुनते हुए उसके पीछे आ जाते और वैसे उसके गले में एक बेल्ट सा डालते हैं और उसे पूछे होते हैं कि तुम कौन हो कौन नहीं। तो वो कहता है कि मैं हेकन हूँ। अभी भी हेचन अपनी असलियत को उसके सामने नहीं लेकर आता बल्कि यही कहता है कि मैं हेकन हूँ। अंकल आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम अपना मकसद तो नहीं भूले। तो वो कहता है कि नहीं मैं अपना मकसद बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, बस ही हुई कहने लगता है कि कभी भी हेकन हानशिंग को उसके नेम से नहीं बुलाता पर तुम उसको उसके नेम से बुलाते हो। वो कहता है कि आइंदा से मैं उसको उसके नेम से नहीं बुलाऊंगा। फिर जाकर सीहुई उसे छोड़ देता है और फिर जाकर उसकी जान में जान आती है। और फिर अंकल उसके सामने बैठ गए थे और उसके सामने बैठकर जैसे उसकी टांग को देखते थे वहाँ पर सच में चोट होती है जैसे हेकन की टांग पर थी। अब ये देखकर और भी ज्यादा सीहुई को यकीन आ चुका था कि ये सच में हेकन है और ये भी बताता है कि ये वही चोट है जो मुझे चार्ल्स ने दी थी। इस बात के बाद तो सीहुई उसे कुछ भी नहीं बोलता, वहाँ से उठकर चला जाता है। और वैसे दिखाया जाता है कि असल में हेकन ने ये निशान खुद को वैसे सेम टू सेम खुद डाले थे। पहले खुद को अच्छे से दर्द देता है फिर ऊपर से स्टेपलर भी लगाने लगता है जिस तरह स्टिचेस लगे होते हैं और इसके बाद खुद को खुद ही पट्टी कर लेता है। अब मिस्टर कांग जो आए होते हैं तो हेचन भी आकर उनसे मिलता है और वो खुश हो रहे होते हैं हेचन को व्हीलचेयर के बगैर देखकर। अब हेचन उनके साथ तो बैठ जाता है बट वो भी कंपटीशन वाली बात कर देते हैं कि हमें हॉर्स का कंपटीशन करना चाहिए, क्या ख्याल है। पहले हमें कितना अच्छा लगता था ये सब करना, अब ये तो सोच ही रहा होता है कि उसे क्या बोलना चाहिए और अंकल की तरफ भी साथ साथ देखी जा रहा होता है। वैसे अंकल बोल देते हैं कि डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट का बोला हुआ है तो वो अभी इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ टाइम बाद ये सब कुछ कर लेगा। ये सुनते ही मिस्टर कांग कहते हैं कि हाँ कोई इशू नहीं है। और फिर हेचन कहता है कि आप दोनों बैठकर बात करें, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब वो हॉर्स के पास होता है तो उसके पास हानशिंग भी आ जाती है और आकर पूछे लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहने लगता है कि बस मैं सोच रहा हूँ कि मुझे हॉर्स राइडिंग सीख लेनी चाहिए क्योंकि मुझे ये करनी बिल्कुल भी नहीं आती। तो वो उससे बताने लगती है हॉर्स को लेकर और वो सारी बातें वही बोल रही होती है जो हेचन ने उसे बताई थी और वो सेम चीजें उसे बता रही होती। तो उसकी बातों से कहने लगता है कि लगता है तुमने भाई से काफी कुछ सीखा हुआ है। तो इस बात से वो चुप हो जाती है, कहती है कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हानशिंग जो मिस्टर कांग के साथ पहले ही बैठी होती क्योंकि एग्जीबिशन को लेकर मिस्टर कांग ने बोला था कि मुझे हानशिंग के साथ काम करना है और जैसे वहाँ पर सीहुई और हेचन आते हैं तो फौरन से मिस्टर कांग कहते हैं कि लव बर्ड्स दोनों एक साइड में बैठेंगे। उनका मतलब था कि हानशिंग और हेचन दोनों साथ में बैठेंगे। उन्हें ये पता नहीं था कि इनका ब्रेकअप हो चुका है और ये अब सीहुई की फियांसे है और ये बात हानशिंग खुद ही खड़े होकर बता देती है और ये चीज तो उसके लिए भी थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है कि अब मैं क्या बोलूं। तो सीहुई खुद ही कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं, वैसे भी आपका काम तो इन्हीं से है ना। ये कहकर हेचन को हानशिंग के साथ ही बिठा देता है। अब काम को लेकर इनमें बात होती से पहले ही हेचन उन्हें एक वाइन ऑफर करता है जिस वाइन को देखते ही वो बड़े खुश हो जाते और फिर उसका टेस्ट भी करते बट उसका टेस्ट उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो हेचन ने टेस्ट करने के बाद उस वाइन के बारे में बहुत सी डिटेल में बातें मिस्टर कांग को बताने लगता है। बस सीहुई तो उसे देखी जा रहा था कि इतना अच्छा रट्टा मार कर ये कहाँ से आया हुआ है, पर उसकी डील तो जो डन हो रही थी इसी वजह से वो बिल्कुल चुप रहता है। अब ऐसे मिस्टर कांग के माइंड में एक बात आती है, वो किसी टैवन को लेकर पूछे होते हैं कि तुम एक टैवन में काफी जाते थे, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो। अब हेचन भी यही नाटक कर रहा होता है कि उसको भी उसका नाम नहीं आता। वो कभी अंकल की तरफ देख रहा होता है कभी उसकी तरफ देख रहा होता है कि अब मैं क्या बोलूं। हानशिंग भी ये चीज देख रही होती है कि ये तो हेकन से कैसे पता हुआ कि हेचन को क्या चीज पसंद थी और कौन से टैवन की वो बात करा करता था, इसीलिए उसके हाथ पर लिखकर उसे बता रही होती है कि मून टैवन है। तो वो भी फौरन से कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया मून टैवन। अंकल तो बस देख ही जा रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे परेशान तो अंकल भी हो रहे थे क्योंकि उसे भी किसी टैवन का कुछ नहीं पता था, बट हानशिंग उसकी हेल्प करके काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब इन्हीं बातों में मिस्टर कांग ने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी, इसी वजह से सीहुई कहता है कि मैं आपको रूम तक आपके छोड़ देता हूँ। ये कहकर सीहुई उसे अपने साथ ले जाता और हानशिंग भी वैसे पीछे जाने लगती है और जैसे ही हेचन भी जाने लगता है तो उसको फील होता है
के नीचे कुछ तो गिरा हुआ है, तो वो फौरन से पीछे आकर देखता है तो एक नेकलेस होता है जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेता है। अब हानशिंग और हेचन दोनों साथ में बैठकर खा रहे होते हैं और वहीं पर हानशिंग एक डॉक्टर के बारे में उसे बताती है और कहती है कि ये हेचन का अटेंटिव डॉक्टर था और जैसे ही वो वहाँ से ट्रांसफर हुआ वैसे ही इस डॉक्टर ने भी रिजाइन कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये डॉक्टर कहाँ गया है कहाँ नहीं, तुम्हें इसके बारे में पता करवाना होगा। तो वो भी उसे कहता है कि ठीक है ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और जैसे ही वो वहाँ से कुछ लेने के लिए उठता है तो वैसे ही हुई भी उन दोनों को आकर देखने लगता है और ये देखकर हानशिंग के पास आ जाता है। अब जैसे ही हेचन पॉकेट से नेकलेस निकालकर हानशिंग की तरफ देखता है तो वहाँ पर पहले से ही हुई बैठा होता है। ये देखकर वो वापस से पॉकेट में नेकलेस रख लेता है और वैसे ही हेचन जब अंकल के साथ होते हैं तो अंकल उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में कभी ऐसा ख्याल आया कि तुम सच में हेचन बन जाओ। तो कहता है कि अंकल आपको पता है ना मुझे हमेशा से वॉयलिन का शौक है, मैं वही सीखना चाहता हूँ, बल्कि कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं हेचन नहीं बल्कि हेकन बनकर रहूं। उसके बाद से अंकल कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम्हें अपना मकसद भूला नहीं है और तुम किसी की जगह नहीं लेना चाहते। ये कहकर उसे भेज देता है। वैसे सीहुई को किसी की कॉल आती है, वो उसे कॉल पर ये कह रहा होता है कि तुमने मुझे बोला था कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे पैसे दोगे। चलो मैं वापस आ गया हूँ तो मेरे पैसे निकालो। अगर तो तुम मेरे साथ 2 नंबरी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें याद करवा दूं कि मेरे पास एक तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज भी है, बस वो सरप्राइज लोगों के सामने ना जाए इसलिए मुझे चुप करके मेरे पैसे दे दो। अब ऐसे दिखाया जाता है कि असल में उसने वो वाली वीडियो बना ली थी जब सीहुई अपनी लॉयर से बात कर रहा था, वो भी हेचन और हेकन को लेकर कि हेचन के नाम ही सब कुछ होना चाहिए और हम हेकन को हेचन से ट्रांसफर कर देंगे और वो इसी रिकॉर्डिंग से उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। वैसे हानशिंग दिखाई जाती है जो हेचन का ही सर्च ही होती है और फिर से याद आता है कि वो हेचन नहीं है बल्कि हेकन है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसी ख्याल में वो जब अपने नेकलेस को हाथ लगाने लगते तो उसको नेकलेस मिलता नहीं है। परेशान होने लगती इससे पहले उसके सामने नेकलेस आ जाता है जो हेचन ने उसके सामने करता है और वो खुद ही उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें ये नेकलेस पहना दूं। तो वह कहती है कि हाँ पहना दो और उसके हाथ से नेकलेस पहनने के बाद वो चुप करके वैसे आगे चलने लग जाती है और उसकी तरफ भी नहीं देखती, बस थैंक यू कह देती है। और जैसे ही हेचन अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ पर पहले से ही वैशी आकर बैठी होती है जो इसको देखकर इसकी तरफ फ्लाइंग किस भी करती है। ये तो उसे देखकर शौक का शौक रह जाता है और याद भी आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो हेकन के पास आई थी और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली गई थी और उसी टाइम पर तो हेचन हेकन के पास गया था। तो वो उसे कहता है कि तुम गलत पर्सन के पास आ गई हो, मैं हेकन नहीं हूँ बल्कि हेचन हूँ। तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि मुझे पता लगा था कि हेकन ही हेशी ग्रुप को संभाल रहा है और मैं तुम्हें फुल कंपनी देने के लिए आई हूँ। अभी वो उसे कुछ बोलते से पहले वहाँ पर अंकल आ जाते जो आकर कहते हैं कि तुम आ गई। तो हेचन तो अंकल को देखने लग जाता है कि इसका क्या मतलब है और वैसे दिखाया जाता है कि वैशी के पास एक वीडियो होती है जिसमें पता लग रहा होता है कि वो हेचन नहीं है बल्कि हेकन है और यही वीडियो वो आकर अंकल को दिखाते हैं जिसकी वजह से वो अंकल को ब्लैकमेल कर रही होती है कि मुझे हेकन की तरफ आने दो और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और इस बात से अंकल भी उसकी मान चाहता है कि चलो ठीक है पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब यहाँ पर दोनों में डील डन हो चुकी थी और जैसे ही वैशी उठकर जाती है तो अंकल उसके जाने के बाद कहने लगते हैं कि तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है कि तुम मुझे आकर ब्लैकमेल करोगी और मैं तुम्हारी सारी बातें मानता रहूंगा बल्कि मैं तुम्हारा यूज करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि हेचन मुझ में और हानशिंग में आए। अब हेचन भी अंकल के पास पहुंच जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या उसको पता है कि मैं कौन हूँ। तो वह कहता है कि हाँ मैंने उसे बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारे सामने मैं और तुम्हारी आंट शादी करने वाले हो तो मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। आखिर है तो वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी भी लव लाइफ अच्छी हो जाए। तो वो कहने लगता है कि अंकल आपको पता नहीं है कि मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका था तो मैं उसको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहता। तो कहता है कि मैं लोगों की बातों से बचना चाहता हूँ जो तुम्हारी और हानशिंग में था, मैं उस चीज को वापस से अपनी लाइफ में नहीं देख सकता। अब अपने अंकल की बात सुनकर कहने लगता है कि क्या अंकल आपको मुझ पर यकीन नहीं है या आंट पर यकीन नहीं है। ये बात सुनकर वो चुप हो जाता है, कहता है कि जो मैंने तुम्हें बोला है ना वो अपने माइंड में रखो। और वैसे ही हेचन दिखाया जाता है जो अपनी बर्थडे के लिए कुछ रेडी वगैरह करा होता और हानशिंग भी वहीं पे बैठी होती है अंकल के सामने, मीन्स अपने फियांसे के सामने, और खाने की खुशबू से कहने लगती है कि खाना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अंकल कहता है कि मैं तुम्हारी पसंद का सब कुछ लेकर आया हूँ। वैसे इतने टाइम में वहाँ पर वैशी आ जाती है जो केक लेकर आती है और आते साथ ही हेचन को हैप्पी बर्थडे कहती है। तो वैशी को देखकर वैसी हैरान हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहती है कि हाँ मैं अपने फियांसे के बर्थडे के लिए आई हूँ। तो उससे कहती है कि क्या मतलब तुम हेचन की गर्लफ्रेंड हो। तो कहती है कि हाँ तुम्हें हर चीज बताना जरूरी नहीं है, पर हेचन के साथ कुछ ज्यादा चिपको हो रही होती। तो हेचन कहता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि यहाँ पर आओ। वो कहती है कि मेरा लगेज ऊपर लेकर जाने में मेरी हेल्प करो। हेचन तो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। अंकल ये देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये हेल्प कर देता हूँ। ये कहकर उसका लगेज लेकर वहाँ से ले जाता है। अब उसके जाने के बाद हेचन भी आकर हानशिंग के सामने आकर बैठ गया था। हानशिंग उनके जाने के बाद इससे पूछते है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या हेचन की गर्लफ्रेंड है। तो वो बताता है कि मेरी है। ये सुनकर वो थोड़ी रिलैक्स होती है और कहते हैं कि टेस्ट, बस इतना ही बोलती है। तो हेचन समझ आता है कि हानशिंग जेलस हो रही है। और इधर वैशी जो अपनी रूम में आती है तो आने के बाद अंकल से पूछती है कि क्या हानशिंग को नहीं पता कि हेचन हेकन है। तो अंकल बताता है कि नहीं उसे नहीं पता। तो कहने लगती है कि उसका तो एक्स बॉयफ्रेंड ही चेंज हो चुका है और उसे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। पर खैर ये चीज देखकर भी अच्छा लग रहा है। अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें जो काम कहा गया है ना तुमने बस वही काम करना है। ज्यादा अगर तुमने हानशिंग के साथ कोई भी पंगा लिया तो मैं तुम्हारा एनिमी भी बन सकता हूँ। ये कहकर अंकल सीहुई वहाँ से चला जाता है। अब चारों रात में साथ में इकट्ठे बैठे होते हैं बर्थडे के लिए। सभी एक एक करके उसे हैप्पी बर्थडे कह रहे होते हैं और ये भी कैंडल ब्लो कर देता है। वैसे सीहुई उसे गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे अंकल और आंट की तरफ से है। और वैशी भी
उसे किस करके कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट। और ये चीज देखकर हानशिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो कहने लगती है कि मैं चलती हूँ, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो वैशी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती, तुम नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ देख लो जो तुम ना देख पाओ। अभी तो हमें कार्ड वाली गेम खेलनी है, जिसका सबसे बड़ा नंबर आएगा वो भी कुछ करेगा, जिसका सबसे छोटा नंबर आएगा वो भी कुछ करेगा। अब ये भी वापस चुप करके बैठ जाती और उनके साथ कार्ड वाली गेम खेलने लगती है। सबसे छोटा नंबर वैशी का आता है तो वो हे चैन को किस करती है, और जो सबसे बड़ा नंबर वाला कार्ड होता है वो सीहुई के पास होता है, क्योंकि उसके पास किंग का कार्ड था, और वो भी हानशिंग को किस करता है। और ये चीज देखकर हे चैन को भी अच्छा नहीं लग रहा होता और ना ही हानशिंग को अच्छा लगता है, बट गेम का पार्ट था तो उन्हें ये करना पड़ता है। अब फिर से वैशी कार्ड देने लगती है तो हे चैन कहता है कि जिसके पास किंग का कार्ड होता है वही कार्ड की शफलिंग करता है, बट सीहुई आगे से बोल देता है कि मेरी जगह पर हानशिंग करेगी। अब हानशिंग जैसे ही कार्ड करने के बाद उनके सामने कार्ड करती है तो सभी एक एक कार्ड पकड़ रहे होते हैं, बट हेचन वाला कार्ड सीहुई उसे खुद देता है और ये भी उस कार्ड को ले लेता है। अब जब सभी एक साथ अपने कार्ड दिखाते हैं तो हानशिंग के पास सबसे छोटे नंबर वाला कार्ड होता है और हेचन के पास सबसे बड़े नंबर वाला कार्ड होता है। अब यहाँ पर दोनों जीते थे। अब दोनों से बोला जाता है कि एक दूसरे की आंखों में देखो, मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। हानशिंग ये करने तो लगती है पर उसे पास में गुजरी हर चीज याद आने लगती है और उसे ये बात भी याद आती है कि जब आप अपने प्यार की आंखों में देखते हो तो आपकी आंखों में आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। अब इसी बात को सोचते हुए वो उसकी आंखों में देख रही होती है और उसके साथ गुजारा हुआ सारा पास याद कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वैसे ही वैशी काउंटडाउन को बंद कर देती है कि बस बहुत हो गया, और ये भी अपने रोने को किसी तरह कंट्रोल करती है। ये देखकर सीहुई कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो, तो वह कहती है कि बस मैं थोड़ी थक चुकी हूँ तो मुझे जाना है। ये कहकर वहाँ से उठकर जाने लगती है। सीहुई भी उसके साथ ही वहाँ से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद वैशु से कहती है कि ड्रिंक नहीं करोगे, तो वो नहीं कर रहा होता तो कहती है कि ठीक है ना करो, बट अभी भी इसके दिमाग में बस हानशिंग घूम रही होती है और कहने लगता है कि हानशिंग तुम्हें चाहे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। वैसे रात के अंधेरे में से ही अंकल दिखाए जाते हैं जो बाहर आकर कुछ जला रहे होते हैं और भी कहने लगते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, मैं शादी करने वाला हूँ और सब कुछ अच्छे से हो। और यहाँ हानशिंग दिखाई जाती है जो हेचन का बर्थडे कर रही होती है बैठकर, और हेचन को याद भी कर रही होती है जिससे उसे हेकन का पहनाया हुआ नेकलेस भी याद आता है, और उस नेकलेस को पकड़कर उसे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। और ये चीज सीहुई भी बाहर से देख लेता है कि हानशिंग यहाँ पर कुछ तो कर रही है, इसलिए फौरन से वहाँ पर पहुँच जाता और देख कर कहने लगता है कि तुम किसकी बर्थडे कर रही हो, क्या तुम उसको अभी तक नहीं भूली हो। उसको गले से पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसको हेचन के दिए हुए नेकलेस का भी पता लग जाता है, तो फौरन से उस नेकलेस को उतार देता और कहने लगता है कि तुम्हें उसे भूलना होगा, बल्कि मेरे दिए हुए नेकलेस को पहनना होगा। जब वो उसे नेकलेस पहनाने लगता है तो वो काफी डर रही होती है उससे, तो वो कहता है कि मेरे नेकलेस को पहनोगी ना, तो आगे से हमें जवाब देती है। तो ये भी उसको नेकलेस पहना देता है। नेकलेस पहनाने के बाद कहता है कि अच्छी लग रही हो, अब इस नेकलेस को कभी उतारना मत। ये कहकर वहाँ से चला गया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि हेचन बाहर एक एनिमल को कैट के ला रहा होता है, वहीं पर उसके पास वैशी भी आ जाती है और आकर उसे फ्रूट दे रही थी। और ये सब ऊपर से हानशिंग भी देख रही होती है और उसे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता कि किस तरह वो उसके क्लोज हो रही थी, पर वो तो उसके क्लोज होकर उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो ठीक से उसे मुंह नहीं लगा रहा होता। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और हमारी शादी होने वाली है। तो वह कहता है कि मैंने कब बोला कि हम शादी करेंगे। तो वह कहती है कि अंकल ने अप्रूवल दिया। तो वह कहता है कि ठीक है फिर जाकर अंकल से शादी कर लो, मुझे तो नहीं करनी। तो ये भी उसका एक एयरबड लेकर लगा लेती है और पूछने लगती है कि क्या सुन रहे हो। हानशिंग जो ऊपर से खड़े होकर देख रही होती है उसे तो ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज लग रहे होते हैं, जैसे वो किस कर रहे हो, पर वो तो उसको अपना दूसरे वाला एयरबड भी दे देता है कि तुम ही रख लो। ये कहकर वहाँ से चला गया था। तो उसके जाने के बाद हानशिंग कहती है कि मैंने तो एक ही बार से ड्रम किया था और ये इतना रूट क्यों हो रहा है। वैसे सीहुई जब ऊपर से आ रहा होता तो हानशिंग को देखकर वहीं पर रुक जाता और उसके नेकलेस को देखकर कहता है कि अच्छी लग रही हो, और जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो पीछे हो जाती है डरकर। तो ये भी उसे हाथ नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। हानशिंग और ऋषि का भी आमना सामना होता है, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई बात नहीं करते, बल्कि ऋषि तो उसे एयरबड सिखाते हुए जा रही होती है और हानशिंग भी बस उसे देखी जा रही थी। वैसे फिर से हानशिंग को वही वाला ड्रीम आता है जिसमें वो सीहुई को मार रही होती है। जैसे उसे नाइफ मारने लगती है तो हेचन आ जाता और आकर रोक लेता, कहता है कि अगर तुम किसी को मारना चाहती हो तो वो भी मैं ही मारूंगा। ये कहने के बाद उससे नाइफ पकड़ लेता है और उसको साइड में फेंक देता और फिर हानशिंग को पकड़कर उसे किस करने लगता है। हानशिंग उसे अपने आप से दूर करती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। तो कहती है कि तुम्हें याद भूल गए कि हम एक फैमिली है और फैमिली की तरह रहो। तो कहता है कि कोई फैमिली नहीं, तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। इन्हीं सब बातों से हानशिंग अपने ड्रीम से उठकर बैठ जाती है और इधर सीहुई दिखाया जाता है जो एक पर्सन के पास आया हुआ था और उसको सिर्फ कंपनी से 10% शेयर ही दे रहा था। वो ये देखकर कहने लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मुझे कंपनी से 10% दिया जाए, जबकि मैंने बहुत पैसा लगाया हुआ है। ये तो कॉमा में बैठा हुआ है, क्या उसे पता है कि तुम ऐसा कर रहे हो। तो वह कहता है कि हेचन ने खुद इस पर साइन किए हैं और अब तुम्हें भी साइन करने होंगे। उससे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि हेचन भी ऐसा कर सकता है, और ऊपर से उसके अफेयर वाली पिक्स भी सीहुई ने उसे दिखा दी। तो कहने लगता है कि अगर तुम साइन नहीं करते हो तो फिर याद रखना कि ये वाली पिक्स भी हर जगह पर वायरल हो जाएंगी। तो वह कहता है कि ये मैं हुई नहीं। तो सीहुई कहता है कि लोगों को क्या है, लोगों ने तो तुम्हें ही समझना है ना, चाहे तुम हो या नहीं हो। अब सीहुई ने उसे भी साइन करने पर मजबूर कर दिया था। और तो हानशिंग दिखाई जाती जो अपनी मीटिंग में आर्ट को लेकर डिस्कस कर रही होती है। वो अभी डिस्कस कर ही रही होती है तो हेचन उसकी गर्दन को देखकर उसे पूछने लगता है कि तुम्हें गर्दन पे क्या हुआ है। तो वो उसे कहती है कि कुछ
कुछ नहीं और मीटिंग एंड करके वहाँ से चली जाती है। तो हेचन भी उसके पीछे उसके पास पहुंच जाता है, पूछे लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो वह कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से भी चली जाती है। अब जहाँ पर भी दोनों का आमना सामना हो रहा होता है वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं बुला रहे होते और वो सीढ़ियों से जब ऊपर जा रही होती है और हेचन नीचे आ रहा होता है तो उसके इयरिंग की एक चीज नीचे गिर जाती है जो बिल्कुल हेचन के पाँव के पास होती है। हेचन भी उठाकर उसे दे देता है तो वो भी जैसे उसके हाथ से लेती है वैसे ही हेचन को कॉल आती है और दोनों को एक साथ ही कॉल और मैसेज आता है। वो जब कॉल सुनते हैं तो उसे पता लगता है कि डॉक्टर का पता लग चुका है और उसे भी यही पता लगता है कि डॉक्टर के एड्रेस का पता लग गया है और दोनों एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं कि मैं शिंगलान जा रही हूँ। दूसरा कहता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ। हानशिंग को जिस जगह के बारे में बताया जाता है जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है वो हेकन को देख लेती है और हेकन उसे देखकर छुप गया था। तो वह कहती है कि हेकन मैंने तुम्हें देख लिया, बाहर आ जाओ। तो वो चुप करके बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम तो शिंगलान नहीं जा रही थी। तो कहती है कि तुम भी तो कंपनी जा रहे थे ना। तो हेकन कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर अकेले होना ठीक नहीं है। तो वह कहती है कि तुम भी तो यहाँ पर अकेले हो ना। तो उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। तो वैसे पीछे से उन्हें एक शोर आता है जिस शोर को सुनते दोनों जल्दी से छुप जाते और हेचन हानशिंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है और वहाँ पर आने वाला पर्सन कोई और नहीं था बल्कि वही पर्सन है जिससे वो बात करने के लिए आए थे और वो यहाँ पर किसी से पैसे लेने के लिए आया हुआ था। वो कॉल पर बात करते हुए वहाँ से चला जाता था। ये सोचते हैं कि वो किसी कॉल पर बात कर रहा होगा, किसी पैसे ले रहा होगा। हेचन सोचता है कि मुझे अकेले कोई ऊपर जाकर देखना चाहिए पर हानशिंग कहती है कि तुम मुझे भी साथ लेकर जाओ। तो कहता है कि तुम्हारा ऊपर जाना ठीक नहीं रहेगा, मैं अकेले जाता हूँ, तुम यहाँ पर मेरा वेट करना। ये कहकर वो उसके पीछे पीछे ऊपर आ गया था और ऊपर आते साथ भी वो कॉल पर ही किसी से कह रहा होता है कि पैसे तुम्हें देने या नहीं देने। वैसे पीछे से दो आदमी आकर उसे मारने लगते हैं। वो गिर भी जाता है, उसके हाथ से मोबाइल भी गिर जाता है। वो तो बस मोबाइल लेने के लिए आए थे पर जैसे हेचन पीछे से आकर बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो तो एक आदमी उसकी तरफ आने लगता है और दूसरे वाला उस डॉक्टर से मार खा लेता है और वो तो अपना मोबाइल लेकर वहाँ से भाग गया था और हेचन एक से निपटने के बाद उसके पीछे भागता और एक आदमी जो पहले से उसके पीछे लगा हुआ था वो तो उसे पकड़ भी लेता है कि मुझे मोबाइल दो, पर वो मोबाइल नहीं दे रहा होता। वैसे पीछे से हानशिंग भी आ जाती है जो उस आदमी को पीछे से एक डंडा मारती है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उसके हाथ से मोबाइल भी गिर जाता है। जल्दी से हानशिंग वो मोबाइल को पकड़ लेती है और देखने लगती है। वो आदमी से कहने लगता है कि मुझे मोबाइल वापस कर दो तो ये कहने लगती है कि नहीं मुझे नहीं दूंगी, पर वो तो उसे पकड़ लेता और हेचन भी पीछे से आ जाता है। वो उसको इस तरह देखकर जल्दी से हानशिंग के पास आता है और उसे आकर कहता है कि इसको छोड़ दो। तो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मोबाइल दे दो। तो वो लोग उसे समझाते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए नहीं आए थे बल्कि तुमसे कुछ बात वगैरह करने के लिए आए थे, अगर तुम पैसा चाहते हो तो उससे डबल पैसा भी दे देंगे। तो वह कहता है कि नहीं मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगा। उस लड़की ने भी यही बोला था। तो वह कहता है कि किसने बोला था, पर वैसे वो हानशिंग को नीचे धक्का दे देता है। हानशिंग जो नीचे गिरने वाली होती है तो हेचन उसके हाथ को पकड़ लेता है और पूरी हिम्मत लगाकर उसको ऊपर भी खींच लेता है। वो जल्दी से इसके गले लग जाती और दोनों एक साथ पूछते हैं एक दूसरे से कि तुम ठीक तो हो। यहाँ हानशिंग भी भाग रही होती है किसी तरह हेचन को अपने माइंड से निकालने के लिए और दूसरी तरफ हेचन भी पुशअप्स लगा रहा होता है। और वैसे नेक्स्ट डे हानशिंग दिखाई जाती है जो सीहुई के पास बैठी होती है और उससे कह रही होती है कि मैं इस घर से जाना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें पता है मेरा सारा फ्यूचर और फोकस शिंगलान पर है और मैं उसी पर फोकस करना चाहती हूँ कहीं अलग रहकर। तो उसकी बात से सीहुई कहता है कि अच्छी बात है, वैसे भी हमारी कुछ टाइम में शादी हो जाएगी और फिर तो तुमने इसी घर में आना, तो उससे पहले तुम अलग जाकर रह सकती हो। अब उसने भी इसको परमिशन दे दी थी और वैसे सीहुई वेशी के पास आ जाता है और आकर उसके मोबाइल को पहले उसे खींचता और फिर पूछता है कि तुम अपना काम ठीक से कर रही हो या नहीं कर रही हो। अब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुमने शिंगलान को भी अपनी डॉटी में साथ लेकर आना, मतलब चाहे इसमें शिंगलान भी चाहिए वो भी हमारी कंपनी के साथ जुड़ा हो। तो वो भी कहती है कि चलो ठीक है, मुझे मॉम से जाकर बात करनी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद सीहुई कहने लगता है कि हानशिंग बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा सारा फोकस बस मुझ पर हो, किसी और चीज पर ना, चाहे वो शिंगलान ही क्यों ना हो, वो भी मैं तुमसे ले लूंगा। हानशिंग दिखाई जाती है जो अपनी आर्ट गैलरी में होती है और एक आर्ट को भी देख रही होती है। वहीं पर हेजन उसके पास आता और आकर पूछे लगता है कि तुम घर से क्यों जा रही हो। तो वो उसके आंस पर यही कहती है कि तुम्हें नंबर 13 पसंद था और मुझे नंबर 7 पसंद था, अभी मैंने इस पेंटिंग को तुम्हारे फेवरेट वाले नंबर पर रख दिया। पर हेजन कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम घर से क्यों जा रही हो। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि हेजन कहाँ पर है, तुमने जैसा बोला मैंने वैसा किया, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। उसके बाद से हेजन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हारा मतलब भी पूरा हो गया और तुमने भी मुझे नहीं बताना कि हेजन कहाँ है। तो आज ये मिलना हमारा लास्ट मिलना होगा क्योंकि मिस्टर कांग के साथ भी मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, तो उम्मीद है कि हम एक दूसरे की शक्ल दोबारा नहीं देखेंगे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर हेजन उससे अभी भी ये कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम घर से क्यों जा रही हो, वजह क्या है जाने की। तो वो उसकी बात से रुक जाती और कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। ये कहकर आंखों में आंसू लेकर वहाँ चली जाती और हेजन की आंखों में भी आंसू आए हुए थे। और वैसे हानशिंग को पता लगता है कि शिंगलान हैशी ग्रुप के साथ हो रही है, तो वो फौरन से लड़ने के लिए सीहुई के पास पहुंच जाती। सीहुई कहता है कि अच्छी बात है ना, वैसे भी शादी होकर तुमने यहीं पर आ जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम सारा टाइम बिजी रहो, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी रोज नींद पूरी हो। इसलिए शिंगलान जैसे ही मेरी कंपनी के साथ जुड़ जाएगी वैसे मैं उसको मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल को रख लूंगा, तो वो तुम्हारे काम को मैनेज करते रहेंगे, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उससे तो सीहुई की बात पे यकीन ही नहीं आ रहा होता। और वैसे ही हानशिंग अपनी फ्रेंड लॉयर के पास पहुंच जाती है जो असल में सीहुई की भी लॉयर होती है। वो हेल्प लेने के लिए पहुंचती है कि मुझे अपनी कंपनी शिंगलान को कैसे बचाना होगा। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी क्या ही हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मेरे ऐसे कितने बड़े कस्टमर है, तो मैं उनके साथ कुछ पूरा कैसे कर सकती हूँ। तो वह कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी भी मजबूरियां, पर तुम मुझे एडवाइस तो दे सकती हो, अगर
हेल्प नहीं कर सकती तो वो सोचने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे डैडी सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। अगर वो मीटिंग में बोल देते हैं कि उन्हें अपने शेयर सेल नहीं करने तो शिंगलान बच सकता है और वापिस से तुम्हारे पास आ सकता है। अब उसकी इस बात से वो कहने लगती है कि डैड कैसे मानेंगे। अब ये डैड के पास भी बात करने के लिए पहुंच गई थी और डैड को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती, क्योंकि उसके फ्रेंड ने बोला था कि अगर बेटियां बाप के सामने इमोशंस को ले आए तो बाप मानने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए वो डैड को इमोशनली मनाने की कोशिश कर रही होती है कि सारा पैसा तो आप ही का होगा, रिटायरमेंट के बाद आप इस पैसे को यूज कर लेना, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना और हमेशा आपकी बेटी रहूंगी, आपको पता है इस बात का। पर उसके डैड उसकी बातों से आगे कुछ भी नहीं बोल रहे होते। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहें और क्या ना कहें। और इधर हानशिंग दिखाया जाता है जो बैठकर पियानो को प्ले कर रहा होता है और हानशिंग के आज के बिहेवियर को देखकर कहने लगता है कि सॉरी हानशिंग, मैंने तुम्हें खुद से भी प्यार करवाया और हेचन से भी प्यार करवा लिया, मैं बहुत बुरा हूँ। वैसे अंकल ऊपर से आवाज देते और कहते हैं कि हेचन अगर तुम्हें ड्रिंक करनी हो तो मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो हेचन। इस बात पर कोई भी आंसर नहीं देता तो वो ये भी बता देते हैं कि हानशिंग के पास से शिंगलान जा रहा है क्योंकि वैशी के पास वो ऐसा डोरी तुम्हारे साथ आएगा और तुम्हें बाद में उसे मैनेज करना होगा। ये अंकल की बात से कहने लगता है कि अभी मैं उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं हूँ। तो सिर्फ कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब तुम्हें ऐसा डोरी अगर शिंगलान मिल रहा है तो तुम शादी के लिए इनकार नहीं कर सकते हो। तो वो अंकल की बात पर स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है। और वैसे ही मीटिंग का टाइम आ जाता है जहाँ पर साइन करने के लिए हानशिंग और उसकी स्टेप मॉम आए होते हैं। पर हानशिंग की लॉयर फ्रेंड जो उसके ऑपोजिट में बैठी होती है वो कहने लगती है कि बड़े वाले शेयर होल्डर कहाँ रह गए हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आए। पर उसके साथ जो लड़का बैठा होता है वो कहने लगता है कि उनकी जरूरत नहीं है। और हानशिंग की स्टेप मॉम भी यही बात कह रही होती है कि जब सारी अथॉरिटी मेरे पास है तो मैं ही साइन करूंगी, उनकी जरूरत नहीं है और उन्हें मुझ पर पूरा यकीन है। बट वो कहते हैं कि हमें हाफ आवर उनका वेट करना होगा, यही ठीक रहेगा। पर हानशिंग की स्टेप मॉम को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। हानशिंग कहने लगती है कि हाँ डैड का वेट करें क्योंकि डैड भी इस पर साइन नहीं करना चाहते, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ नहीं करना चाहते। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहते हैं। पर वैसे पीछे से हानशिंग के डैड आ जाते हैं जिन्हें देखते ही हानशिंग खुश हो गई थी और वो आकर कहते हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही हानशिंग तो यकीन ही नहीं कर पा रही होती कि उसके डैड ने उसका साथ नहीं दिया। फिर से वो स्टेप मॉम की साइड हो गए, इसलिए वो तो वहाँ से निकल जाती। और जब हानशिंग वहाँ से जा रही होती है हेचन अंदर आ रहा होता है और दोनों एक दूसरे को बुलाते भी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पास से बिल्कुल अनजान बनकर गुजर जाते हैं। अब हानशिंग के जाने के बाद जैसे ही हेचन आता है तो आकर शिंगलान को लेकर बात करने लगता है और कहता है कि जो पेंटिंग सेल हुई थी उतने पैसे आपके अकाउंट्स में नहीं है, क्या शिंगलान किसी और भी काम पर लगी हुई है। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और हानशिंग के डैड भी आकर कुछ बोलने लगते हैं। तो वैसे ही हेचन कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा पर एक शर्त पर, ये शिंगलान आपसे नहीं लिया जाएगा बल्कि शिंगलान को हानशिंग को दिया जाएगा, उसकी फुल अथॉरिटी हानशिंग के पास होगी। वो तो इस बात से भी खुश हो जाते हैं, उन्हें बस यही चाहिए था कि उनकी बेटी की शादी इस फैमिली में हो जाए। अब हेचन ये काम करने के बाद जब वापिस आता तो उसके पास विशी आती और आकर फिर से जब उसके क्लोज होने लगते तो वो उसको अपने क्लोज नहीं होने दे रहा होता और उसे ये भी बोल देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो वह कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना होगा, मैं जाकर सीहुई से बात करूंगी। अब ये कहकर विशी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इसे यही होता है कि सीहुई के साथ इसका कोई ना कोई तो राज जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से सीहुई इसकी हेल्प करने लगा हुआ है और मुझे ये जानकर रहना है कि ऐसा क्या है। वैसे ही अंकल से बात करने के लिए पहुंच गया था आज के मसले को लेकर। उसे यही होता है कि अंकल इस बात को लेकर गुस्से में होंगे पर आगे से अंकल कहते हैं कि कुछ नहीं होता। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में हानशिंग की जो फ्रेंड होती है उसी ने ये सारा खेल खेला था और वो ऐसे ही चाहती थी जैसा हो रहा था, इसलिए सीहुई भी हेचन को कुछ नहीं बोलता उसकी बात मानकर। और देवेशी दिखाई जाती है जो अंकल को कॉल करती है और उनसे कहती है कि आपको मेरी मैरिज रजिस्टर हेचन के साथ 1 या 2 वीक्स में करवानी होगी और उससे 1 मंथ बाद मेरी उससे शादी करवानी होगी, ये काम आपको जल्दी करना होगा। तो वह कहता है कि इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो वह कहती है कि ठीक है फिर ये भी सोच लेना कि मैं वीडियो लीक करते वक्त नहीं सोचूंगी। तो उसकी बात से कहता है कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। अब ऐसे पता लगता है कि हेचन ने इस टेबल के नीचे रिकॉर्डर लगाया हुआ था जिससे वो इसकी सारी बातें सुन रहा होता है और कहने लगता है कि ये वीडियो वाला क्या सीन है, मुझे नहीं पता था कि सीहुई के साथ इतने राज जुड़े हुए हैं। वैसे हानशिंग दिखाई जाती है जो अपना रेडी होकर जैसे ही पायलट जाने लगती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे आवाज देकर रोक लेती है। तो वो अपनी स्टेप मॉम के कहने पर रुक भी जाती है। तो वो फौरन से कुछ पेपर्स लेकर उसके पास आते कहती है कि यहाँ पर साइन कर दो। हानशिंग कहती है कि अब ये क्या है। तो उसे बताया जाता है कि तुम्हें शिंगलान की फुल अथॉरिटी दी जा रही है। ये सुनकर तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता और कहने लगती है कि शिंगलान तो सेल हो रहा था पर अब ये मुझे कैसे दिया जा रहा है। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती, तुम्हारे डैड और हम तो बूढ़े हो गए तो इसको नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए तुम संभालना। अब ये इसके बाद जैसे ही अपनी आर्ट गैलरी में पहुंचती है वहाँ पर उसे हेचन पहले से पेंटिंग के पास खड़े हुए नजर आ जाता है जिसे देखकर ये उसकी तरफ जाती है और वो कह रहा होता है कि मैं कुछ और तो नहीं कर पाया पर तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम दे दिया। उसकी इस बात से कहने लगती है कि तुम्हें इस बात का कैसे पता, तुम्हें क्या फ्रीडम का मतलब पता है। वैसे हमें वैसे दिखाई जाती है जो ऑनलाइन अपने रिलेटेड न्यूज देखती है जिसमें उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि ये किस तरह की एक्टिविटीज करती है और इससे हैशी ग्रुप को काफी नुकसान हो रहा था जिसकी वजह से इनकी एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी गई थी। अब ये देखकर अभी कुछ करती से पहले उसको अपनी मॉम की कॉल आ जाती है जो कहने लगती है कि तुमने ये क्या किया। तो वो कहती है कि मॉम मेरी तो बात सुने। उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जल्दी से हेचन को अपनी तरफ करो। तो वो फौरन से हेचन को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैंने इस बात पर एग्री नहीं किया कि हमारी एंगेजमेंट कैंसिल हो। तो कहते हैं कि हमारी कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है इसलिए कि बोर्ड की तरफ से ऑर्डर था, मेरी तरफ से कुछ भी
भी नहीं था, ये कहकर उसकी कॉल कट कर देता है। अब ये सोचने लगती है कि मेरे साथ ये किसने किया होगा, मेरी वीडियो को किसने लीक किया है। वैसे उसके माइंड में हानशिंग का ख्याल आता है तो उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुमने मेरी वीडियो को लीक किया। तो वो कहती है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारी वीडियो को लीक करूं, और वैसे भी मैं शिंगनान को संभाल रही हूँ। तो वो उसे कहती है कि जो तुम इंडिपेंडेंट वुमेन बनी हुई हो ना, तुम्हें मैं ये बता दूं कि शिंगनान तुम्हारी वजह से तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि ये हेचन ने तुम्हें दिलवाया। उसने ये बोला कि मैं वैशी से शादी करूंगा, पर शिंगनान को हानशिंग को देना होगा। अब उसकी ये बात सुनकर तो ये बहुत ज्यादा शौक होती, क्योंकि इसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था। और वैसे काफी साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानशिंग आउट ऑफ कंट्री जगह पर जॉब करती होती है, पर जो कस्टमर वाइन लेने के लिए आया था, हानशिंग को उसकी बताई गई वाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। वैसे वहाँ से हेचन भी गुजरने लगता है तो वो हानशिंग को देखकर वहीं पर रुक जाता और आकर कहने लगता है कि सॉरी ये न्यू है, अब मुझे बताएं आपको कैसी वाइन चाहिए। तो वो अपनी वाइन का टेस्ट बताने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड की भी वाइन बताने लगता है कि उसको किस तरह का फ्लेवर पसंद है। तो वो उसे सजेस्ट करता है कि आप लोगों को ये 2 वाइन लेनी चाहिए। तो वो भी इस बात से एग्री कर जाते और हानशिंग को ये बोलता है कि जाओ वाइन लेकर आओ। तो ये फौरन से उन्हें भी थैंक यू कहती और साथ में हेचन को भी थैंक यू कहकर वाइन लेने के लिए चली गई थी। अब ये बैठकर वाइन को टेस्ट कर रही होती है और उसे ज्यादा अच्छे से टेस्ट समझ नहीं आ रहा होता। जैसे वो वाइन बनाना चाह रही होती है वैसे उससे वाइन बन नहीं रही होती, इसी चीज को लेकर परेशान होती है। वैसे हेचन वहाँ पर आ जाता है तो वो उसे देखकर कहती है कि तुम तो वही हो ना, थैंक्स तुमने आज मेरी इतनी हेल्प की। तो वो उसे कहता है कि हानशिंग जैसे उसके मुंह से अपना नाम सुनती है तो फौरन से उसे पहचान जाती, क्योंकि दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज के टाइम के बाद उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। तो ये अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए आउट ऑफ कंट्री आ गया था। तो वो कहती है कि तुम तो अपनी डिग्री करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। तो वो कहता है कि हाँ, और तुम यहाँ पर कैसे। तो बताती है कि मैं भी यहाँ पर पढ़ रही हूँ और साथ में जॉब भी कर रही हूँ अपना खाना पीना पूरा करने के लिए। वो तो हेचन से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और हेचन उसे पूछता है कि तुम्हें किस तरह की वाइन बनानी है। तो वो उसे जब बताती है तो वो पहले उसे परमिशन लेता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अंदर आने के बाद उसको उसी टेस्ट की वाइन बनाकर देता, कहता है कि आप टेस्ट करो। जैसे ही वो टेस्ट करती है तो सच में वो बिल्कुल वैसी वाइन होती है जैसे उसने सोची थी। तो वो उसे पूछता है कि हमें इस वाइन को क्या नेम देना चाहिए। अभी वो सोच ही रही होती फिर उसे याद आता है कि इतना टाइम हो गया, क्या तुमने घर नहीं जाना। तो वो भी इस बात पर सोच में डल जाता है कि मुझे क्या आंसर देना चाहिए। फिर कहने लगता है कि हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और उसको यही होता है कि बस हानशिंग उसे रोक ले और हानशिंग उसे रोक भी लेती है कि हेचन। तो ये फौरन से उसकी तरफ मुड़ता है तो उसे कहती है कि तुम्हें इतने अच्छे से वाइन का कैसे पता, तुमने इसके बारे में स्टडी की हुई है। तो वो खुशी से कहता है कि मैं मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे फ्री होता, तुम इससे किसी भी टाइम सीख सकते हो। तो वो उससे पूछती है कि क्या। तो कहता है कि तुम मुझसे सीखना चाहती हो ना वाइन को लेकर। तो कहती है कि हाँ, और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।